ओके सो हेलो बच्चों। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ओवरऑल मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले तो हम इस पूरे चैप्टर को पूरी ये जो टॉपिक है वन बाय वन अलोंग विद न्यूमेरिकल उसको हम लोग 1 से 1.5 घंटे के अंदर खत्म कर लें। चलिए कोशिश करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। ये क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर है। तो आपको बेसिक्स चीजें सबसे पहले पता होनी चाहिए, जैसे लाइक सॉल्यूशन क्या होता है, और अगर नहीं पता है तो भी परेशान मत होइएगा, मैं स्टार्टिंग से ही हर एक चीजें आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए जनरली अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं, देखिए हम लोग सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हम लोग सॉल्यूशन को बोलते हैं इज अ काइंड ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा वो हो सकता है उसमें बेटा 2 कंपोनेंट हो या 2 से ज्यादा कंपोनेंट हो। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे कंपोनेंट का मतलब हो सकता है सोल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है। किसी किसी में हो सकता है कभी कभार आपको 2 या 3 या 4 सोल्यूट मिल जाए, एक ही सॉल्वेंट मिल जाए। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, अगर तो मैं पानी में अगर मान लीजिए मैंने थोड़ा सा चीनी मिला दिया तो यहाँ पर 2 तरह के कंपोनेंट है। कौन कौन? एक पानी है और एक चीनी है। मैंने क्या किया, चीनी के अलावा मैंने छोटे छोटे अमाउंट में चलो कुछ और छोटा सा मैं क्या नमक डाल दिया, ठीक है। तो नमक भी एज क्या है, कंपोनेंट है। वो अलग बात है कि इसमें से कोई सोल्यूट हो सकता है, कोई सॉल्वेंट हो सकता है, बट हमारे क्योंकि बोर्ड में ये कहा गया है कि भैया आप 2 ही कंपोनेंट लीजिए। होता तो सोल्यूशन 2 से ज्यादा भी कंपोनेंट है, लेकिन आपको 2 ही कंपोनेंट लेके चलना है। जब आप 2 कंपोनेंट लेके चलेंगे तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों बाइनरी सोल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग? बाइनरी सोल्यूशन। ये तो बाइनरी, ये देखिए लिख गया बाइनरी सोल्यूशन। अब जब 2 कंपोनेंट है तो 2 कंपोनेंट में क्या क्या होगा पहले आप ये समझिए। एक होगा हमारा सोल्यूट और दूसरा होगा हमारा सॉल्वेंट। जब मैं बात करता हूँ सोल्यूट की, तो जो भी चीज आपको लेसर इन क्वांटिटी दिखे, ठीक है, अमाउंट दिखे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोल्यूट। और जो भी आपको ज्यादा क्वांटिटी में दिख जाए उसके लिए हम एक छोटा सा नाम रख देंगे, क्या? सॉल्वेंट। तो होपफुली इतनी चीज आपको समझ में। जैसे मान लीजिए मैंने आपको खुद ही कहा कि भैया हमने ले लिया क्या 100 ml ले लिया वाटर और उसमें हमने 4 ml लेमन डाल दिया, तो सीधी सी बात है भैया 100 ml इतना ज्यादा क्वांटिटी में है तो वो वाटर ही क्या होगा वहां पे? सॉल्वेंट। और कम क्वांटिटी में कौन है? लेमन, तो वो क्या होगा? एज अ सोल्यूट। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर ये जो क्वांटिटीज हम बोल रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, आपसे कोई सवाल भी तो कर सकता है कि भैया ये बताओ इसमें कितना ज्यादा सोल्यूट है, इस सॉल्यूशन में कम सोल्यूट है। तो देखो जनरली कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के 2 तरीके होते हैं। मैंने यहाँ पे आपको एक ही बताया है कि कंसंट्रेशन को आप नॉर्मल क्वांटिटेटिव मेथड से निकालो, लेकिन एक होता है क्वालिटेटिव। बहुत सारे बच्चों ने सुना भी होगा क्वालिटेटिव। मुझे लगता है कुछ बच्चों ने सुना है, कुछ बच्चों जितना ने नहीं सुना कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं है। देखो क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी भी। अब क्वालिटी का मतलब जैसे मान लो मैं आपको डायरेक्टली दे दूं एक ग्लास, ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली दे दूं एक ग्लास और उसमें कुछ भी मिला हो टेस्ट करके बताओ, ठीक है, तो हाँ बता दूंगा अरे इसमें चीनी ज्यादा है, इसमें चीनी कम है, ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें तो क्वालिटेटिव है। अब देखो ये तो नमक चीनी तो समझ में आता है। मान लो मैं कह दूं पानी में मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है, अब इसको टेस्ट करके दिखाओ, तो आप टेस्ट करोगे? नहीं करोगे। तो मतलब क्वालिटेटिव वाला जो नियम है ना वो हर जगह फॉलोड नहीं हो सकता है, वो हर जगह फॉलोड नहीं हो सकता। तो ये मेथड हम प्रेफर नहीं कर सकते कि मैं टेस्ट करके बता दिया। तो दूसरा जो मेथड है उसको एक्सप्रेस करने के मेथड को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव। तो वहां से एक छोटा सा टर्म स्टार्ट हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। अब पहले सारे बच्चे समझिए कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेशन सिंपली ये बोलता है कि भैया मान लो हमारे पास जो सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपने ऐड किया है, या कितना मास आपने ऐड किया है, या कितना कुछ भी आप टर्म्स यूज कर सकते हो, कितना वॉल्यूम आपने सोल्यूट ऐड किया है। कोई जरूरी नहीं कि मैं नंबर ऑफ मोल बोलूं, नंबर ऑफ मोल सोल्यूशन में, या तो आप बोल सकते हो सॉल्वेंट में। आप दोनों में से कोई भी टर्म्स यूज कर सकते हो। अभी आगे देखिए पूरा फॉर्मूला है तो आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं। लेकिन अभी के लिए आपको एक चीज समझना है कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, या पर केजी ऑफ सोल्यूशन भी बोल सकता हूं, या पर ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? कंसंट्रेशन, ठीक है। अब सबसे पहले हमें यह पता करना है कि भैया कंसंट्रेशन जो होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं। देखो जनरली कंसंट्रेशन को ना एक्सप्रेस करने के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक होता है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट, टीडी मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट, और एक होता है जो टीआईडी मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो पहले आइए हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे कौन से हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा सर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट जब भी मैं बोलूंगा उसका सीधा सा मतलब बस खाली ये होता है
कि भैया ऐसे कौन कौन से कंसंट्रेशन के मेथड्स हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो कुछ बढ़ जाए, घटाएं तो घट जाए, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कहलाते हैं। कौन कौन से एक बार ध्यान से हम लोग देखते हैं। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में देखिए क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और पीपीएम मास बाय वॉल्यूम। मैं पहले एक चीज सारे बच्चों को क्लियर कर दूं कि भैया नॉर्मेलिटी जो है ना वो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बट हाँ अगर आपको दिख जाता है तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। मैं आपको वो प्रॉपर वे में अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो एक्सप्लेन करूंगा जब एक अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा, न्यूमेरिकल भी समझा दूंगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपको ये पता करना है कि हाँ ये बेसिक है, ठीक है। अब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन कौन से होते हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट। देखिए याद रखिएगा ये बच्चे, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाता है, बट कभी भी मास, जैसे आप खुद सोचिए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि आपने एक बड़े से कंटेनर में, ठीक है, पानी डाल दिया लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, आप उसको हीट करोगे तो भैया हाँ हो सकता है उसका वॉल्यूम बढ़े, ये तो आप पढ़े हो, वॉल्यूम बढ़ सकता है, वॉल्यूम अफेक्टेड होता है टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओ, ये आपने पढ़ा है 11th में, ठीक है, गैस लॉ करके था, तो आप यहां से भी समझ सकते हो गैस का वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। लेकिन अगर यही क्या हो, मास हो, मैं कह दूं भैया कि इस पर्टिकुलर सॉलिड का मास है या इस पर्टिकुलर लिक्विड का कोई मास है, भैया मास कभी नहीं चेंज होता है। तो मतलब जो भी चीजें सिर्फ और सिर्फ मास से रिलेटेड होंगे वो अफेक्टेड नहीं होते। तो कौन कौन है, वेट बाय वेट, जिसको आप मास बाय मास परसेंटेज भी कहते हो, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय वेट वाला। मैं पहले आपको बता दूं कि अगर हम एक एक पॉइंट देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम हर एक टर्म्स को देख सकते हैं। सबसे पहले आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देखिए सारे बच्चे होशियार बहुत हो गए, तो मैं आपको बताऊंगा ऊपर वाले को आप समझिएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप सोल्यूट समझिए, नीचे वाले को आप सोल्यूशन, ठीक है, ऊपर वाले को क्या समझिए सोल्यूट और नीचे वाले को क्या समझिए सोल्यूशन। देखिए फॉर्मूला बैठ गया, इनटू 100 करना, परसेंटेज मतलब इनटू 100 करना कंपलसरी है। जब आपको बोले वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो इसका मतलब क्या होगा भैया, वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट टर्म जो हमारा आता है वो है हमारा मोलैरिटी। अब ये बात आप लोग समझिएगा बेटा, जब भी मैं आपसे बोलूं मोलैरिटी, तो बहुत सारे बच्चों ने इसका ट्रिक भी दिया था कि फ्रूटी मोलैरिटी जैसा ही है। तो फ्रूटी कैसा होता है भैया, सॉल्यूशन जैसा होता है। अच्छा सॉल्यूशन है तो उसमें मेनली हम वॉल्यूम पे ध्यान देते हैं, किस पे, वॉल्यूम सॉल्यूशन के। तो फ्रूटी में नीचे आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किस में एक्सप्रेस करना है, इन लीटर, और ऊपर रख दो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए ये कहता है सीधा सा कि भैया इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना आपने सॉल्यूट ऐड किया है। अगर आप हमको बता दें 1 लीटर में आपने कितना नंबर ऑफ मोल या 10 लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने ऐड किया है, वही उसकी कहलाती है मोलैरिटी। तो आपके बुक में एनसीईआरटी में 1 लीटर को लेके ही मेनली माना हुआ है, चेंजेस होते हैं तो सारी चीजें बदलेंगी भी, ठीक है, ये बातें सारे बच्चे समझ गए। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स को सारे बच्चे हमको बताइए, नंबर ऑफ मोल्स को क्या आप खुद से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल का मतलब होता है क्या, मास बाय मोलर मास। ये किसका है, सोल्यूट का है, तो मास ऑफ सोल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये तो कर ही सकते हैं हम लोग आराम से। अगर लीटर में मान लो बेटा ना हो, मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मान लो ml में हो गया, तो सारे बच्चों को पता होगा 1 लीटर में कितने होते हैं भैया 1000 ml, तो 1 ml में कितने होते हैं 1/1000 लीटर, ठीक है। तो ये काम भी हम चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अब सिचुएशन जैसे आएंगे न्यूमेरिकल ना, उस भी आप समझिए। अब एक छोटा सा टर्म है, मैं बता भी दूं, ये आप लोग 12th के प्रैक्टिकल्स में सुनेंगे, वो टर्म है स्ट्रेंथ, ठीक है। सारे बच्चे जानिए स्ट्रेंथ होता क्या। स्ट्रेंथ बोलता है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में, मान लो हम उसको सॉल्यूशन को मान ले रहे हैं 1 लीटर, 1 लीटर में जितना भी मास, मोल नहीं, जितना भी मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हुआ हो वो उसका क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ, ठीक है, वो उसका क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ। अच्छा सारे बच्चों को याद होगा मोलैरिटी का हमने फॉर्मूला लिया था, क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल का मतलब मास अपॉन मोलर मास। हमको पता है मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रेंथ। तो क्या इसकी जगह मैं एस नहीं लिख सकता हूं, स्ट्रेंथ नहीं लिख सकता हूं। देखिए हुआ भी वही, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में रिलेशन क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको पता चलेगा, साफ साफ फॉर्मूला ही बना हुआ है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास, साफ साफ ये लिखा हुआ है टर्म। लेकिन आप प्रैक्टिकल में जब आप जाओगे तब आपको समझ में आएगा, मैंने ये रिलेशन आपको डिराइव करके बता दिया, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मैंने कहा नॉर्मेलिटी जो दिया हुआ है टर्म आप जान लो, बट मैं अभी आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि नॉर्मेलिटी अभी एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी दिया हुआ है तो मैं आपको फॉर्मूला भी यहाँ पे बता देता हूं होता क्या है। नॉर्मेलिटी के लिए आप सिंपली यूज करोगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ये ऊपर जो टर्म है ये आप यूज करोगे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वहां पे क्या था, नंबर ऑफ मोल था मोलैरिटी में, नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं दोनों फर्क क्या है। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, सॉल्यूट का मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन फैक्टर। सारे बच्चे कंफ्यूज, अरे सर ये अन फैक्टर क्या होता है। तो एन फैक्टर कुछ बच्चे जानते भी हैं कि जैसे मान लो अगर आप आयनिक कंपाउंड ले रहे हो तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहे हैं, आप एसिड ले रहे हो तो कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन निकल रहे हैं, आप बेस ले रहे हो तो कितने नंबर ऑफ OH माइनस निकल रहे हैं, ठीक है, ये छोटे से टर्म्स हैं। या अगर आयंस ले रहे हो तो कितना उनके ऊपर भैया इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर चुके हैं या एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो यहां से आप एन फैक्टर निकाल सकते हो। मतलब हो सकता है ये नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के बराबर हो जाए अगर इक्विवेलेंट वेट मोलर मास के बराबर हो जाए, यानी एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाए 1, और हो सकता है उससे छोटा या बड़ा भी हो जाए, ये श्योरिटी नहीं होती। मतलब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में बस फर्क इतना है कि इक्विवेलेंट वेट अगर ले लिया तो वहां पे कौन सा टर्म आ जाएगा, नॉर्मेलिटी, ठीक है। अच्छा अब हम लोग एक छोटी सी बात करें, यहाँ पे देखिए मैंने जो भी आपको बोला ना सब लिखा हुआ है, एसिड पे कैसे निकालते हैं फैक्टर, बेस पे कैसे निकालते हैं, देखिए सॉल्ट पे कैसे निकालते हैं। ये कैसे पता चला मुझे Mg पे 2 होने वाला है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा बेटा ये सिलेबस में नहीं है तो बहुत ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करने वाले, सारे मेथड्स हैं 1 बाय 1। देखिए अगर आपको दिख रहा है तो आप चाहें तो नोट तो कर सकते हैं, मैं इसके लिए फोर्स नहीं करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट मैंने आपको खुद कहा है, अच्छा नॉर्मेलिटी के साथ साथ फॉर्मेलिटी भी एनसीईआरटी में नहीं है, तो बच्चे अगर आप लोग नोट करना चाह रहे हो तो ठीक है, बट नहीं पढ़ना है 12th में। 11th में होता है मैं खुद बोलता पढ़ना है, बट 12th में ये सिलेबस में नहीं है। फॉर्मेलिटी भी जान लेता है, फॉर्मेलिटी होता क्या है। फॉर्मेलिटी ये बोलता है नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में अगर डिसॉल्व हो जाए। सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि सर ये 4 मोल का मतलब क्या है। देखो मैं आपको बता दूं, 4 मोल में ना नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब ही होता है कि भैया जितना भी मास गिवन हो विद रिस्पेक्ट टू मोलर मास। लेकिन याद रखना ये जो मोलर मास आएगा ये ऑब्जर्व्ड होता है। ये क्या होता है, ऑब्जर्व्ड। मतलब जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग पढ़ते हैं ना कि यही मोलर मास के द्वारा काम हो जाएगा, ये सब जगह नहीं हो पाएगा। मेरी बात याद रखिएगा, ऐसे कंपाउंड जिनमें डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं हो रहा है उनके लिए तो मोलैरिटी फॉर्मेलिटी बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा है तो ये फॉर्मूला सेम नहीं है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये क्या बता रहे हैं, डिसोसिएशन एसोसिएशन तो आज तक नहीं सुने। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो हमने पानी लिया सॉल्ट इसमें मिला दिया, ठीक है। सॉल्ट जानते हो ना आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो भैया वो तो डिसोशिएट होंगे। तो डिसोशिएट का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव बनेंगे। तो यहाँ डिसोसिएशन का मतलब है कि भैया वो टूट जाए, किसमें, कैटायन एनायन में। एसोसिएशन का मतलब 2-3 मॉलिक्यूल डाइमर बना ले। डाइमर आप पहले भी सुन चुके हो, ठीक है, 2-3 जुड़ के डाइमर बना ले या वो ट्राइमर बना ले। तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा है। अगर वो नहीं होता है, मैं आपको पहले बोल रहा हूं, अगर वो नहीं होता है तो भैया फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर वो हो रहा है तो भैया फॉर्मेलिटी अलग और मोलैरिटी अलग हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो तुरंत बदल जाएगा। मतलब जो आप एक्सपेक्ट करोगे वो मॉलिक्यूलर मास नहीं आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्मूला बनाया भी अच्छे से। देखिए मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन हल्का सा निकालने के लिए, तो मोलैरिटी के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा, फिर मैंने फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला लिखा। देखो दोनों वैल्यू यहाँ पे मैंने रख दी। अब फॉर्मेलिटी अपॉन में मोलैरिटी कर रहा हूं, तो देखो आया क्या, नीचे ये मोलर मास है ऑब्जर्व वाला, यहाँ पे थ्योरेटिकल वाला ये ऊपर पहुंच गया। बाकी सब तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बाकी सब तो सेम होते हैं। तो आएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल, मतलब रटा वाला नहीं होता कि हाँ NaCl का इतना ही होगा, जोड़ के लिख लो। और जो मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व करोगे वही आएगा। इसी टर्म को हम लोग वांट ऑफ फैक्टर भी कहते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं मेरे लाल, अभी ये टर्म नहीं आया है तो फिर मत कंफ्यूज हो। बस आपको ये याद रखना है कि अगर फॉर्मेलिटी आपको निकालना है तो वो I इंटू एम होगा। अगर I की वैल्यू 1 आ गई, इसका सीधा सा मतलब है कि भैया कोई डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं अगर होगा
तब तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, वैल्यू बदल सकती है, ठीक है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है फॉर्मेलिटी, ठीक है। ये बातें सारे बच्चे समझ गए, अच्छी बात है। देखो हम सिर्फ अभी नॉलेज ले लें, मैं आपको ये क्यों वांट फैक्टर से भी थोड़ा सा दूर भगा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद ना इस पे पूरा, थोड़ी देर क्या सबसे लास्ट में ना इस पे पूरा डीप में डिस्कशन है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा भैया बेसिक जान लो, फिर बाकी हम आराम से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टर्म आता है अबाउट व्हाट, पार्ट्स पर मिलियन। देखिए मैं आपको एक छोटी बात बता दूं, मैं जब परसेंटेज बोलता था तो आपको याद होगा, जब मैं परसेंटेज बोलता था तो ऊपर सोल्यूट लिखा, नीचे सोल्यूशन लिखा, इनटू 100 कर दिया। परसेंट पर मिलियन, जब मिलियन होगा ना तो भैया हम 100 की जगह क्या यूज करें, 10 टू द पावर 6, यही मिलियन होता है। और सिंपल आपको कुछ नहीं करना, फिर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 टू पावर 6, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 टू पावर 6, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 पावर 6। अब आप ये सोच रहे हो ये तीन बार अलग अलग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि तीन तरह से पीपीएम एक्सप्रेस हो सकता है। मास बाय मास भी बच्चे हो सकता है, मास बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है। तो इन तीनों में से किसी भी तरीके से एक्सप्रेस हो, हमें इससे क्या मतलब है, हमें मतलब बस खाली क्या है कि भैया ये हमारा फॉर्मेट आ जाए। लेकिन इंटू 10 टू पावर 6 करने का मतलब बस इतना है कि हमें ये साफ साफ बताया जा रहा है कि भैया अगर सोल्यूट आप जितने भी क्वांटिटी में ले रहे हो, अगर आप 1 मिलियन क्वांटिटी उसका 1 मिलियन गुना सोल्यूशन लोगे तभी आएगा मिलियंस में। कई बच्चे ये कह रहे होंगे सर इसका काम क्या है, आपको पता है कितने बच्चों ने स्टार्टिंग में एक एनसीईआरटी के एक लाइन में पढ़ा था सोल्यूशन का, फ्लोराइड आयन, वो पीपीएम में ही सारी चीजें टूथपेस्ट में डाली जाती है। टूथपेस्ट में जो फ्लोराइड आयन का मिलियन क्वांटिटी है वो जो डाला जाता है, अगर उसको थोड़ा सा आप बढ़ा दोगे ना, इट एक्ट एज अ पॉइजन, रैट को मारने का पॉइजन वो बन के तैयार हो जाएगा। सोचो गया था ब्रश करने और आपको पता क्या चले कि चूहा मारने वाला वो टूथपेस्ट हो गया है, तो खाते खाते कहीं खुद ना बेहोश हो जाओ, ठीक है। तो मतलब इस सिचुएशन से बचने के लिए, ठीक है, पीपीएम का यूज किया जाता है, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, काम भी आता है बहुत सारे बच्चों में। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये अभी तक हम क्या पढ़े थे, टेम्परेचर डिपेंडेंट, अब हमको पढ़ना है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कौन कौन है भैया, एक तो मास बाय मास, सबसे पहले टर्म्स हम लोग याद रखना, कौन है, एक है मास बाय मास, कुछ करना नहीं है, जैसे मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपको बता रहा, सेम चिपकाना है बस। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ये चीज ना 11 में पढ़ के भी ना अभी तक कंफ्यूज है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या था, मोल का फ्रैक्शन। अब आप समझो फ्रैक्शन शब्द कब आएंगे, मेरी बात समझिएगा, फ्रैक्शन शब्द कब आएंगे बच्चा, जब आपको ये पता चले कि भैया दो लोग आ गए हैं, जैसे मान लो एक बड़ा सा एप्पल है, ठीक है, एप्पल नहीं, मान लो इसको मना तरबूजा, वाटरमेलन, एक बड़ा सा वाटरमेलन है, आप अकेले हो, कोई टेंशन है ना, बिना जाओगे खाओगे ठूसोगे। लेकिन अगर पता चले दो लोग आ गए तब तो बटेगा ना, बंटवारा होगा कि नहीं होगा, दो हिस्सों में बढ़ गया, 4 लोग आ गए 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा, 5 लोग आ गए 5 हिस्सों में बढ़ जाएगा। ये टर्म्स आएंगे, क्यों आएंगे समझिएगा इस बात को, क्योंकि अदर क्वांटिटीज ऐड हो रही है उसमें। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट के लिए मैं आपको पहले एक छोटी सी बात बता दूं, जिसका भी फ्रैक्शन, मान लो मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है ए का, तो नीचे तो आपको टोटल क्वांटिटी करनी पड़ेगी, Na प्लस Nb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यहाँ पे होगा ऊपर ए। अब ये बात अगर आप ऐसे भी नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको छोटा सा यहाँ से हिंट दे रहा हूँ कि भैया ये मान लो बॉल था, ये तरबूजा था, ठीक है, तो तरबूजा कितना है, मेरी बात समझिएगा, तरबूजा कितना है, तरबूजा कितना है, ये 2 हिस्सों में बटा है, लेकिन ये कितना ले रहा है, एक ही हिस्सा, और ये टोटल इसके कितने हिस्से हो गए, 2 हिस्से। तो यानी नीचे टोटल कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से, लेकिन इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, एक हिस्सा। तो ओवरऑल अगर मैं पूछ लूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का कितना हिस्सा आया, तो आप खुद बताओगे ना 1/2। समझ में आ गया, सारे बच्चों की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये निकालने के तरीके आपको शायद पता चल गए, जिसका निकालना है भैया देखो ध्यान से, उसको हमने नंबर ऑफ मोल्स नीचे रखा, बाकी टोटल का सम नीचे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, मोल फ्रैक्शन अगर मान लो 2 कंपोनेंट है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर 2 ही कंपोनेंट उनका सम आप करोगे 1। कई बच्चे कहते हैं कि सर अगर मान लीजिए 3 कंपोनेंट है तब, तो बेटा 3 कंपोनेंट का सम इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 ही कंपोनेंट का वैल्यू 1 आएगा, नहीं, अगर 3 कंपोनेंट में मिले तो 3 कंपोनेंट का सम कितना आएगा, 1 आएगा। तो होपफुल इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, जिसका नाम है मोलैलिटी। मोलैलिटी से मुझे लिट्टी की बहुत ज्यादा याद आ गई। लिट्टी क्या होता है, लिट्टी में हमें सबसे ज्यादा टेस्ट कहां से मिलता है भैया, उसके सॉल्वेंट हिस्से यानी मसाले हिस्सों में,
ठीक है। तो ये हमारा सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट हमारा कहां होगा, नीचे। ये याद रखना, यहाँ पे मोलालिटी में मोल्स ऑफ सोल्यूट कहां रहेगा, ऊपर। बट नीचे कौन होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। नीचे कौन होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, किसमें होगा, इन केजी। किसमें होगा, इन केजी। तो होपफुली इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये अलग से एप्लीकेशन ठीक है। ये तीन चीज समझ में आ गई सारे बच्चों को। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, मेरी बात आप लोग समझिएगा। मोलैरिटी भी हो गया। अब आते हैं हम लोग डायरेक्टली कुछ रिलेशन निकालने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो मोल फ्रैक्शन और कोई आपसे कहे मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले पता होना चाहिए उसके लिए टर्म कि भाई मोल फ्रैक्शन का देखो फॉर्मूला क्या होता है, Na अपॉन Na प्लस बी। ये ए का है, ये किसका है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। अगर मान लो मैं बी की बात करूं तो ये होगा Nb अपॉन Na प्लस बी। एक छोटा सा काम करते हैं, हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, मतलब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखो ये तो पूरा कट गया बेटा, बचा क्या, Na अपॉन Nb। छोटा सा काम करते हैं बेटा, हम लोग जब Na अपॉन Nb निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको एक चीज पता भी चलेगा, ऑब्जर्व भी होगा कि यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें, तो भैया रुक जा, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये मास ऑफ सोल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू ये क्या है, ऊपर चला गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा बताइए, ये इतना काम तो मेरा हो गया किसका, मोलालिटी। ये हमारा क्या है, मोलालिटी। ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ही तो बच रहा है। यानी हम खुद कह नहीं सकते हैं कि अगर आप बात करो एक्स अपॉन यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो आप लिख नहीं सकते वहां पे कि भैया इट इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एम सॉल्वेंट। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, मोलैलिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अगर आप लास्ट वाला लाइन, क्योंकि अभी मैं लिखूंगा ना तो यहाँ से हट जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे टर्म्स लिख दिए। होपफुली आपको इतनी चीज समझ में आ रही होंगी सारे बच्चों को, ठीक है। अच्छा, हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पहले मैं छिप जाऊँ, कहाँ छिपू भाई साहब, हर जगह से तो दिख रहा हूँ। चलो कोई बात, ये तो सारे बच्चे समझिएगा कि भाई ये क्या मोलैलिटी है, ये मोलैलिटी काम हो गया हमारा। अब मोलैलिटी को उधर से इधर हम एक ही साइड रहने दिए, इधर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को हम ले आए। तो ये रिलेशन है, सारे बच्चों को ये याद रहना चाहिए, यही रिलेशन है इनका। पीपीएम जब मैं आपको W बाई W बोलूं तो सारे बच्चे समझ जाइएगा कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 टू पावर 6। अगर W बाई W है तो, अगर W बाई M होता तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, W बाई V हुआ तब, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चन भी कर लें जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, 10 ग्राम है सुक्रोज का, वो डिसॉल्व हो रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। पहले आप समझिए कि भैया इसमें है कौन सोल्यूट, कौन है सॉल्वेंट। कम क्वांटिटी सोल्यूट, ज्यादा क्वांटिटी सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूशन हमने यूज किया, पहले जोड़ लेते हैं, क्योंकि मास परसेंटेज किसका बोला भैया, सुक्रोज यानी किसका बोला है, सोल्यूट का निकालने के लिए। तो हमको कुछ नहीं करना है, मास ऑफ सुक्रोज ऊपर रहेगा, अपन मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ रहेगा, इनटू 100 कर दिया, ठीक है। इतनी बातें सारे बच्चों को समझ में आई, निकल गया हमारा परसेंटेज, कुछ नहीं करना था हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या रहा है, सैंपल ऑफ नाइट्रिक एसिड, भाई ये चला गया। Sample of nitric acid is 55% by mass. Calculate a mass of nitric acid present in 100 centimeter cube of sample if its density is 1.36. मैं पहले एक चीज आप सारे बच्चों को क्लियर कर दूं, अगर बाय मास आपको दिया हुआ है ना, तो आप मान लीजिए लेट सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम। अगर सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम है तो आपको सोचिए हमारा नाइट्रिक एसिड कितना आ जाएगा, एम नाइट्रिक एसिड कितना आ जाएगा 55 ग्राम। अब अगर आप ये बात समझ गए हो ना, मतलब आपने दोनों का मास निकाल लिया तो आपका काम आसान हो जाएगा। पूछो कैसे, देखो अगर आपने दोनों का मास निकाल लिया, आपसे कह रहा है मास ऑफ नाइट्रिक एसिड बताइए 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैंपल में कितना होगा। हम एक छोटा सा काम करते हैं, भैया अभी जो हमने 100 ग्राम का सैंपल लिया है उसका हमको डेंसिटी जब गिवन है तो क्यों ना हम उसका वॉल्यूम निकाल लें। मेरी बात समझिएगा, 100 ग्राम में कितना वॉल्यूम होगा उस सैंपल का ये पता है, नहीं पता है, कुछ नहीं करना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम चिपका दो, काम आसान हो गया। पूछो क्यों, क्योंकि मास पता है, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम नहीं पता है। अब मेरी बात समझिएगा,
अब इसको मैं यहाँ से थोड़ा चेंज कर देता हूँ, तभी आप समझ भी पाएंगे। तो मैं बोलता हूँ मेरी बात समझिएगा और आप समझ नहीं पाओगे। देखिए सबसे पहले ये काम किया, यहाँ से हमने क्या किया, वॉल्यूम निकाले उस सैंपल का। अच्छा वॉल्यूम जानते कितना है बेटा, 73.5 सेंटीमीटर। सोचिए 73.5 सेंटीमीटर क्यूब में नाइट्रिक एसिड 55 ग्राम है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भैया 73.5 की बात नहीं है, मुझे आप ये बताइए अगर मैं 100 सेंटीमीटर क्यूब ले लूं तो कितना होगा, यही सवाल किया है। तो सोचो अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब है, हमसे पूछ रहे हैं कितना होगा, ये बताइए बेटा 75 सेंटीमीटर क्यूब में, रुकिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, 75 सेंटीमीटर क्यूब में कितना दे रहा है, 55 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में देगा कितना, 55 अपॉन 75। तो बेटा 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितना देगा, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 55 अपॉन 75 था इंटू 100 कर दिया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना दे रहा है तो 100 में कितना देगा, इंटू 100, काम हो गया मेरा, निकल गया क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ ही लेते हैं, देखिए काम हमारा ये है ना कि हम एक एक पॉइंट पढ़ते रहे तो हमें सारे पॉइंट्स आई थिंक बेसिकली क्लियर हो जाएंगे। बोल रहा है 1 लीटर सैंपल ऑफ सी वाटर, ठीक है, समुद्र का पानी है, उसमें कितना डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, इतना, बहुत कम क्वांटिटी में, पीपीएम हमको लग रहा है ये भी गिवन है। कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन सी वाटर इन पीपीएम इफ इट्स डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज इतना। मैं पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको पता चले कि मास बाय वॉल्यूम वाला ट्रेंड आ रहा है, तो आपको एक बात समझ लेना है कि ये मास बाय वॉल्यूम टर्म में नहीं बोला हुआ है, क्योंकि आपको मास पहले से दिया हुआ है, दूसरे केस में सिर्फ डेंसिटी गिनी है। तो आपको ये चीज पता भी होगा, आप मान तो सकते हैं कि भैया मास ऑफ सी वाटर कितना है, 1 लीटर, मानना पड़ेगा। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको मानना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। आपने किया, जब आपको सोचिए वॉल्यूम पता हो गया सोल्यूशन का, तो आप वहां से क्या मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, डेफिनेटली बहुत आराम से निकल जाएगा। ये देखो निकाला भी हमने, अब फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है, वैल्यू वही पुट कर दी हमने, मेरा काम हो गया। लेकिन याद रखना इंटू 10⁻⁶ करना मत भूलना, क्योंकि आपसे किसमें पूछ रहा है, पीपीएम में। पीपीएम में नहीं पूछता तो कोई बात नहीं, लेकिन जब पीपीएम में पूछ रहा है तो बेटा ये तो हमको करना पड़ेगा ना, पीपीएम में अगर पूछा है सवाल। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा 4 ग्राम ऑफ NaOH आर डिसॉल्व्ड इन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सी वाटर, लिखा हुआ है 200 सेंटीमीटर सॉल्यूशन ऑफ वाटर है। तो अब उसमें आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी। देखो भैया मास गिवन है, NaOH का मोलर मास पहले निकाल लो, वो जरूरी है। Na का मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16, इसका होता है 1, कितना हो गया 40, यानी मोलर मास 40, ये इतना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, आपको क्या करना है, लीटर में या तो कन्वर्ट कीजिए या तो ऊपर इंटू 1000 कर दीजिए, जो आपको समझ में आए, निकल गया हमारा मोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर ऑफ डेसीमोलर। जैसे ये टर्म आ जाना सारे बच्चों को याद पता होना चाहिए, मोलैरिटी 1/10 है। आपसे पूछ कर रहा है H2SO4 का मास, पहले क्लियर किया हूं, अभी भी क्लियर कर रहा हूं कि अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, मास। क्यों, क्योंकि आप मोलर मास H2SO4 का जानते हो 98। जो बच्चे नहीं निकाल पा रहे प्लीज निकाल लो, फॉर्मूले के भी आप पे, बस आपको मास ही तो निकालना है। मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, सिर्फ मोलर मास भी पता है, तो सिर्फ यही तो निकालना है। तो रखा हमारा वैल्यू आ गया बेटा, जो भी है आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 15%। देखो फिर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, अभी भी सजेस्ट करो, बार बार करता रहूंगा, जब जैसे ही ना परसेंटेज शब्द है तुरंत मान लो 100 ग्राम होगा सॉल्यूशन, तो 15 ग्राम क्या होगा हमारा H2SO4। ठीक है, इतनी चीज तो समझ में आ गया ना। तो आप ही बताओ मास ऑफ वाटर कितना होता है, 100 में से 15 को माइनस कर दो, निकल गया। अगर आपको इतनी चीजें पता है ना, तो सोचो आपको मास पता चल गया, वाटर का आया हमारा 85, आपको करना क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो देखो मास ऑफ वाटर आपको पता है, पहले आप मास ऑफ सॉल्वेंट जान चुके हो, आप मास ऑफ सोल्यूट भी जान चुके हो, तो क्या वहां से आप मोलैरिटी नहीं निकाल सकते हो, बहुत आराम से। नंबर ऑफ मोल पहले इसका निकाल लो, H2SO4 15/98, ठीक है, नीचे 85 रहेगा, ऊपर इंटू 1000 कर देना। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं, जैसे ये मास गिवन अपॉन मोलर मास इंटू
85 ऊपर इंटू 1000, 85 ग्राम आया था ना, मोलारिटी निकल गया। सवाल ये मोलारिटी कैसे निकालोगे? पहले मेरी बात समझो, 100 ग्राम हमने क्या माना था? सॉल्यूशन। तो अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन माने हो, डेंसिटी सॉल्यूशन का पहले से दिया हुआ है, तो क्या वॉल्यूम नहीं निकाल लोगे? देखो वॉल्यूम में निकल गया। सोचो बच्चों, वॉल्यूम में निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप निकाल ही सकते थे 15/98। देखो मैंने किया भी यहाँ पे, वॉल्यूम निकला हुआ है, ऊपर इंटू 1000 क्यों किया? क्योंकि ml में आ रहा है यूनिट, बस निकाल लिया हमने, सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सोल्यूशन है जिसमें 25% वाटर है, 25% इथेनॉल है, 50% एसिटिक एसिड है। सारे बच्चे समझिएगा, फिर से परसेंटेज आया, तुरंत मान लिया 100। अब मुझे लग रहा है बच्चे होशियार हो लो, अब सारी चीजें आप सॉल्व कर सकते हो ऐसे न्यूमेरिकल्स। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे में ये है इंटेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो बच्चे समझना चाहते हैं ये समझिएगा। मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सजेशन है, मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, सॉल्व आप ही को करना है। ठीक है, कह रहा मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास, दोनों का परसेंटेज निकालना है। 22 ग्राम बेंजीन है, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। हम ये बात तो समझ गए ना इसमें बेटा कि कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? बेंजीन सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। काम कुछ नहीं करना है, एक बार मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, एक बार मास परसेंटेज ऑफ CCl4। तो आप ट्रेंड हो चुके हो, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तुरंत सोल्यूशन क्या मानना है? 100, 30 ग्राम हो गया बेंजीन, और कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो गया? आप बताइए, कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो गया बेटा? 70। काम हो गया हमारा। मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको जब मास पता चल गया ना सबके, तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का बस आपको मोलर मास ही निकालना है। निकाले, सबके नंबर ऑफ मोल निकल गए, तो जिसका निकालना उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर अपॉन दोनों का सम, सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 30 ग्राम। देखो इसमें तो इजी है क्योंकि मास दिया हुआ है। देखो इसमें बेटा मास दिया हुआ है, इसका मोलर मास आप निकाल सकते हो, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, निकल जाएगा। बट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है 30 ml इतनी मोलैरिटी का है, अगर उसमें आप 500 ml मिला दोगे तो क्या होगा? दो तरीके मैं आपको बता दूं। एक फॉर्मूला होता है, जब भी आप डाइल्यूशन करते हो M1V1 इज इक्वल टू M2V2, वहां से आप मोलैरिटी डायरेक्टली निकालो, क्योंकि वॉल्यूम V2 दिया हुआ है 500, इन दोनों का तो पता ही है आपको, ये 0.5 है मोलैरिटी और ये 30 ml है, तो यहां से M2 निकल गया डायरेक्ट। दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बता दूं, आप सिंपली क्या यूज कर सकते हो बेटा, फॉर्मूला यूज कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट से, मोलैरिटी से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्योंकि नहीं चेंज होगा, याद रखिए, वो मास पे डिपेंड, मास कभी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, मास कभी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे मोलैरिटी आपको दी हुई है, ठीक है, पानी आप बढ़ाते रहो, क्या फर्क पड़ने वाला भैया, नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेगा ना। तो यहाँ पे आपको इसका मास पता है, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है ना, सॉरी मास कह रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ पता है आपको। तो अगर वॉल्यूम पता है तो देखो इसको लीटर में कन्वर्ट किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लिया। जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हो ना, वही सेम नंबर ऑफ सोल्यूट इन 500 ml लगा दीजिए, इसकी सेकंड वाली की मोलैरिटी निकल जाएगी। देखिए वही टर्म भी किया है मैंने। नेक्स्ट आता है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। अब यहाँ पे टर्म्स पहले हमको समझना है। कह रहा है 2.5 kg है क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हमसे कह रहा है कि 0.25 मोलालिटी है। जब 0.25 मोलालिटी है तो मान लेते हैं, तुरंत बोला था ना, सॉल्ट जो नीचे रहता है उसको मानना पड़ता है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट मान लिया 1000 ग्राम। अब आप समझिएगा, मोलालिटी पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है, तो क्या इसको आप नहीं रख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स आपका निकल गया। जैसे आपका नंबर ऑफ मोल्स निकला, क्या आप वहां से मास नहीं निकाल सकते हो? सोच के बताइएगा, बहुत आराम से आप निकाल सकते हो बेटा, कुछ भी नहीं करना है वहां पर। ठीक है, अब जब वो आपका मास आ जाएगा, ये आपका है मास ऑफ यूरिया, क्योंकि मोलर मास हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब सवाल ये है कि भैया 2.5 kg अगर सोल्यूशन ले रहे हैं तब बताइए। तो पहले ये है मास ऑफ सोल्यूट, ये मास ऑफ सॉल्वेंट, जोड़ के बताइए सोल्यूशन कितना आ रहा है। तो आएगा 1015। सोचिए अगर 1015 ये आ रहा है और आपको बोला 2.5 kg सॉल्यूशन में कितना होगा, तो 1015 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम हमारा सोल्यूट आ रहा है, तो 2500 में कितना आएगा? तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इन्हीं से कंपेयर करना है। कैसे? मैं आपको खुद सजेस्ट कर दे रहा हूं।
15 अपॉन क्या होगा 1015 इंटू 2500। अब आप मुझसे पूछेगा नहीं कैसे, ये आप सीखे हो पहले ही, मैंने आपको ये तरीके पहले ही बता दिए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे वो चीजें मैंने की भी है। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोलैरिटी। ठीक है, एक छोटा सा काम करते हैं, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप खुद से सॉल्व करो। मुझे नहीं लगता है कि ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, बट आपको ट्राई करना है। देखो ट्राई करोगे तभी आप कर पाओगे बेटा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सॉल्युबिलिटी। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि है क्या ये सॉल्युबिलिटी। तो हमने 10th में पढ़ा था कि भैया 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जो भी चीज आप मिला दो, ऐसा कोई टर्म नहीं है कि आप 100 ग्राम ही लो, आप 1000 ग्राम भी ले सकते हो, बट याद रखना वो एक बार हो गया ना फिक्स, उसको बदल नहीं सकते हो। तो सॉल्युबिलिटी सिंपली हमसे ये कहता है कि भैया, एक मिनट जस्ट सेकंड, मैं स्क्रीन को इधर कहाँ छोटा हो गया, ठीक कोई बात नहीं। मैं अभी बात करूंगा इसकी सॉल्युबिलिटी की। देखो सॉल्युबिलिटी हमसे क्या कहता है कि वो सब्सटेंस, ठीक है, जिसकी आप सॉल्युबिलिटी निकालना चाहते हो वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हो पा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम बताइएगा, वही इसकी क्या कहलाती है सॉल्युबिलिटी, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो डिसॉल्व हो जा रहा है ना इस सॉल्वेंट में, कुछ भी हम ले सकते हैं सॉल्वेंट की। मैंने फिर कहा है 100 ग्राम, 1000 ग्राम, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, लेकिन वो फिक्स होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो इसकी क्या कहलाएगी सॉल्युबिलिटी। आपसे भी पूछे सॉल्युबिलिटी और सॉलिड इन लिक्विड कैसे होता है, तो देखो बहुत तरीके हैं। एक तो आपने सुना होगा कि भैया लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलर में पोलर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर डिसॉल्व होगा, ये टर्म्स थे बहुत पुराने। ठीक है, तो ये टर्म्स तो ज्यादातर केसेस में वैलिड भी होते हैं, लेकिन कुछ कहीं कहीं वैलिड ना हो, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला शुगर में आता है, क्योंकि शुगर तो भैया नॉन पोलर है, पानी पोलर है, तो क्यों डिसॉल्व होता है, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, अब एक टर्म है क्रिस्टलाइजेशन, एक है डिसोल्यूशन। पहले समझिएगा डिसोल्यूशन क्या बोलता है कि जब सॉलिड सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में ऐड हो, ठीक है, तो कुछ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है जिसकी वजह से कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो इसी टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं डिसोल्यूशन। इसी टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं डिसोल्यूशन। लेकिन हम ये कह दें कि नहीं, ये नहीं, आप ये बताइए जब आप कुछ सोल्यूट मिला रहे थे तो एक ऐसा स्टेज आता है ना कि भैया दो सोल्यूट पार्टिकल आपस में कोलाइड करके मिले ही नहीं, लड़ गए। तो अगर दो सॉलिड पार्टिकल आपस में लड़ गए ना तो वो अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो अगर वो अलग हो जा रहे हैं, मेरी बात समझिएगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब सारे बच्चों को ये बात पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो रेट है बनने का, ठीक है, मिक्स होने का, उतना ही सॉल्यूशन का भी है फॉर्मेशन का। तो अगर ये हो रहा है तो उस केस में याद रखिएगा और ज्यादा सॉल्यूट मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक छोटा सा डेफिनेशन वाला पार्ट बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बच्चे सोच रहे होंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये तो सॉल्युबिलिटी जैसा है, कह भी सकते हो, लेकिन याद रखना सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें और ज्यादा आप सॉल्यूट ना बना पाओ। मतलब आप कह सकते हो सॉल्युबिलिटी वाले स्टेज तक पहुंचा दी, उसके बाद कुछ करने की कोशिश करो, कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि मतलब भैया और ज्यादा उसमें सॉल्यूट मिलता चला जाए, उसका कोई एक्सटेंट नहीं, और ज्यादा सेम टेम्परेचर पे मिलता चला जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सैचुरेटेड नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड। फिर एक टर्म आता है, कई लोग पूछते भी हैं कि भैया ये बताइए टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, टेम्परेचर का सबसे बड़ा इफेक्ट यही होता है कि भैया आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आप ऑब्जर्वेशन में की होगी कि किसी किसी केस में उसकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बढ़ती है, कभी कभार सोल्युबिलिटी घटती भी है। ये कैसे पता चलेगा, तो एक प्रिंसिपल था ली चैटलियर। ठीक है, ये 11 का टर्म है, देखो, लेकिन मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझा रहा हूं। जैसे मान लो आप ही हो, ठीक है, और आप जनरली, ठीक है, सेब खाते हो, ठीक है, सेब खाते हो, मैंने आपको कहा लो सेब खाओ, ठीक, आप एक दिन सेब खाए, दूसरे दिन सेब खाए, जब तक मैं आपको सेब दे रहा हूं तब तक आप सेब खा रहे हो, एक आप हो, ठीक है, मतलब बाहर से मैं आपको जो भी चीज प्रोवाइड करूंगा आप खुशी खुशी खाते जा रहे हो उसको। और एक दूसरा पर्सन है, ठीक है, वो सेब नहीं खाता, जैसे कोई सेब लाया फेंक दो तुरंत, उसे फेंक रहा अपने घर के रूम में, पूरे फ्रिज में से सब में से सेब फेंक रहा है। हम दौड़ते हुए गए, भाई तुम्हारे सेब लेके आए, अब क्या होगा, कोई फायदा है नहीं, उसके इसमें तो और नुकसान हो जाएगा ना, मतलब आपको सेब फेंकेगा। तो मतलब आप कह सकते हो कि जब किसी को टेम्परेचर की जरूरत होती है और आप टेम्परेचर ओरिजिनली जा रहे होते हैं, तो भैया उस केस में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा।
मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में जब आप टेम्परेचर देते हो, एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है और आप उसको हीट दोगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन एक्सोथर्मिक में तो हीट निकल रहा है भैया, अगर आप उनको हीट जाओगे देने तो क्या होगी, सॉलिबिलिटी घटने लगेगी। ये टर्म आपको पता होना चाहिए। फिर आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, सॉलिड का प्रेशर से कोई लेना देना नहीं, वो प्रेशर से अफेक्टेड नहीं होते हैं। अगर लिक्विड होता है डेफिनेटली वो अफेक्टेड होते हैं, गैस होता है डेफिनेटली वो अफेक्टेड होते हैं, लेकिन सॉलिड का तो बिल्कुल नहीं बोल सकता। अब हमको मेन जो पढ़ना है वो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड पढ़ना है। पहले मेरी बात समझिएगा, गैस एंड लिक्विड का मतलब क्या है कि सॉल्वेंट होगा हमारा क्या, लिक्विड, और बाहर से हमारा क्या डिजोल्व हो रहा होगा, सॉलिड। ये बातें सारे बच्चों को समझ में आ गई ना। हमने कहा कि भैया सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, लिक्विड, और जस्ट अ सेकेंड, हाँ, और हमारा सॉलिड क्या होगा, एज अ गैस। सॉलिड बोल रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड, हमारा सोल्यूट क्या होगा, गैस, सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, लिक्विड। अब उसके बाद कोई आपसे पूछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो दो चीज तो सबको पता होनी चाहिए, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ लिक्विड। ये आपने 11th में पढ़ा था कि भैया अगर मान लो किसी की लिक्विफैक्शन पॉइंट बहुत कम है, ठीक है, कम है इन द सेंस वो इजिली लिक्विफाई, मतलब जैसे मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, वो 10 डिग्री सेल्सियस है तो बहुत ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा, और किसी का 80 है, ठीक है, वो इजिली लिक्विफाई हो जाएगा। तो मतलब जिसकी लिक्विफैक्शन पॉइंट ज्यादा होती है वो इजिली लिक्विफाई हो जाएगा, जो लिक्विफाई हो गया वो तो आराम से मिल जाएगा ना। तो लिक्विफैक्शन पॉइंट है, नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब अब आप कह सकते हो भैया कोई फ्लूइड वाला सब्सटेंस है जो जिसके ऊपर सरफेस पे इम्बैलेंस फोर्स लग रहा है तो खींच सकता है ज्यादा पार्टिकल्स को, वो क्या कर सकता है, ज्यादा पार्टिकल्स को खींच सकता है। ये दो टर्म ना आपने 11th में पढ़े हैं, इसलिए मैं बहुत डीप में नहीं बता रहा हूँ, और डीप में जानने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये नहीं इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो है टेम्परेचर और प्रेशर। याद रखिएगा डिसोल्यूशन होता है इसमें गैस एंड लिक्विड में, ये एक्सोथर्मिक है, यानी अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉलिबिलिटी ऑटोमेटिकली घटेगी। लेकिन जब आप प्रेशर बढ़ाते हो, देखो समझिएगा, ये मान लीजिए, अभी मैं आपको समझाता हूँ, ये मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड थे, यहाँ गैसेस, मैं यहाँ प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, उसकी वजह से गैसेस भी ना प्रेशर बढ़ा रहे हैं नीचे की तरफ। अगर इन गैसेस का प्रेशर ज्यादा हो रहा है डाउनवर्ड साइड में तो क्या इनकी सॉलिबिलिटी नहीं बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ने लगती है। यानी जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो सॉलिबिलिटी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। इसको देखिए मैंने डायग्राम के थ्रू समझाया भी है कि अगर पिस्टन अभी प्रेशर वैसे नहीं लगा है, जब प्रेशर लगा दो तो गैसेस के पार्टिकल ज्यादा क्या होने लगते हैं, मिक्स होने लगते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये जो हम गैसेस प्रेशर वाला बता रहे थे ना, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हेनरी, उन्होंने एक लॉ ही बना के तैयार कर दिया कि अरे भाई ये तो एक लॉ है, इसको हम बोलते हैं हेनरी लॉ। तो हमने भी कहा अरे भैया हेनरी लॉ, चलो वो सही लिख देते हैं हेनरी लॉ। तो उन्होंने एक लॉ बनाया जिसका नाम क्या था, हेनरी लॉ। उन्होंने बोला कि भैया सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एक लिक्विड एक प्रॉपर टेम्परेचर पे किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर की, ठीक है। अब अगर हम सॉलिबिलिटी के लिए एक टर्म यूज करें मोल फ्रैक्शन, मेरी बात समझिएगा, पहले मैं आपको दो फॉर्मूले बता दूं आपके काम आएगा। सॉलिबिलिटी होता है K इंटू प्रेशर, एक होता है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। ये KH हमारा कहलाता है हेनरी कांस्टेंट, ये हमारा KH क्या कहलाता है, हेनरी कांस्टेंट। ये मैंने नहीं लिखा है लेकिन हाँ कहीं कहीं आपके एग्जाम में पूछता है, वो भी कंपटीशन वाले में, तो आपको ये अगर पता रहेगा तो आप डायरेक्टली निकाल भी दोगे, क्योंकि बहुत ऐसे केसेस आएंगे बेटा जहां पे हो सकता है आपको सिर्फ सॉलिबिलिटी दिया हो, मोल फ्रैक्शन टर्म ही ना यूज किया हो, तो उसके लिए आपको तैयार रहना। लेकिन एक फॉर्मूला हेनरी ने भी दिया कि भैया जितना आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे गैस का उतना ही ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा डिसॉल्व में, तो उतना ज्यादा वो डिसॉल्व हो जाएगा इन लिक्विड, ठीक है। जब आप ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो तो वहां पे एक साइन लग जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग KH, इसको हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। अब सारे बच्चे एक चीज याद रखिएगा, मैं अगर बात करूं हेनरी कांस्टेंट की तो आप ऑब्जर्वेशन भी करते होंगे, आपको दिख भी रहा होगा कि भैया जैसे जैसे आप KH बढ़ता जाएगा, ये बताइए सॉलिबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं ये लिख रहा हूँ P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, ठीक है। एक्स ये रहने देते हैं, KH को यहाँ दे देते हैं, तो P बाई KH हो गया। यानी KH जब बढ़ेगा, बात समझिएगा, KH जब बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। मोल फ्रैक्शन क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। यानी जैसे जैसे KH बढ़ता है वैसे वैसे सॉलिबिलिटी भी घटने लगती है, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि हर गैस का KH एक ही हो ना, ये सारे गैसेस अलग अलग होते हैं तो उनके KH वैल्यूज भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एक और छोटा सा टर्म है
केएच ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब अगर क्योंकि केएच के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घट रही है तो भैया टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी वहां पर भी घटेगी। केएच के बढ़ने से अगर सॉल्युबिलिटी हमारी घट रही है तो टेम्परेचर के बढ़ने से भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म पे हम लोग आते हैं। देखिए कुछ बेसिक चीजें हैं। आपने सुना भी होगा कि भैया ठंडे पानी में एक्वेटिक एनिमल या मछलियां सर्वाइव कर लेती है, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है तो मछलियां मरने लगती है। कारण जब गर्म पानी होगा तो उसमें जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होने लगती है, घटने लगती है। टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या होने लगती है, ऑक्सीजन की घटने लगती है। यही रीजन है कि कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और वार्म वाटर में इनको मौत आने लगती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आता है एप्लीकेशन। मैं आपको पहले ही बता दूं एप्लीकेशन में 3 एप्लीकेशन है जो एनसीईआरटी में है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मैं आपको खुद भी सजेस्ट करूंगा कि भैया एप्लीकेशन जरूर जानो। एक तो आपने कोल्ड ड्रिंक्स में देखा पूरा यहाँ पे जब आप ओपन करते हैं ना सीसी तो कुछ किताब से बबल्स फॉर्म में निकलता है, वो है क्या, वो CO2 है। बहुत ज्यादा प्रेशर पे ना उसको कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्कूबा डाइवर्स। सारे बच्चों ने सुना होगा, जो समुद्र के अंदर, ठीक है, एक गेम भी है, सब लोग जाते हैं पानी के अंदर जाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, ठीक है, मछली उसलिए देखने। छोटा सा ज्ञान, जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे सॉल्युबिलिटी उनकी बढ़ेगी। जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ना, वो जो सिलेंडर लेके टांग के जाते हैं ना, वो ऑक्सीजन जब वो इनहेल करते हैं तो ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन आने लगता है। सोचो हमारे शरीर में हमको जितना ऑक्सीजन चाहिए उससे ज्यादा जब ऑक्सीजन आने लगेगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम तो होगी। ये प्रॉब्लम नीचे जाके तो इतना ज्यादा नहीं पता चलता है कि बस खाली ऑक्सीजन खूब एब्जॉर्ब करता है खूब, लेकिन बहुत ज्यादा मान लो एब्जॉर्ब करेगा तो भैया नसी फटने की चांसेस हो सकती है। लेकिन जब ऊपर आता है ना, तो क्योंकि सारे ऑक्सीजन ऊपर जाते जाते प्रेशर क्या होने लगता है, डिक्रीज। तो जब ऊपर आता है ना तो सारे ऑक्सीजन जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिल रहे थे वो हटने लगते हैं। हटते कहां पे, नर्व्स के थ्रू। सोचो ये नर्व्स है, यहां से ऑक्सीजन निकलने बबल्स फॉर्म में, जहां जहां वो टच होते हैं ना उतना भयंकर लेवल का पेन होता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसीलिए जो स्कूबा डाइवर्स भी तो बहुत नीचे तक नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत नीचे जाना भी रिस्की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है, वहां उसको, ये तो मैं बताना भूल गया, उसको एक तरह की बीमारी जिसका नाम है बेंड से बचना है तो एक छोटा सा सजेशन भैया, आप उसमें हीलियम मिला लीजिए। हीलियम के मिलाने से थोड़ा सा फायदा ही हो जाएगा कि भैया सॉल्युबिलिटी उस लेवल पे नहीं रहती है, ठीक है, तो थोड़ा सा कम हो गया तो आपको रिस्क थोड़ा सा कम रहता है। हाई प्रेशर पे ना हम अपनी बात ही करते हैं, हम जब हाई प्रेशर पे जाते हैं तो आप ये बताओ, जब हम जाते हैं तो हमको लगता है ना कमजोरी, उतना दूर चढ़ नहीं पाएंगे, ये वो सारी चीजें। हाई प्रेशर पे ना ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है, कम होती है, जिसके वजह से ब्लड और टिश्यूज में भी कम आते हैं। उसकी वजह से इंसान हो जाता है कमजोर और सोचने की क्षमता हो जाती है थोड़ी सी कम। इसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं एनोक्सिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। देखो बोला हुआ N2 गैस बबल्ड थ्रू वाटर इतने टेम्परेचर पे, हाउ मेनी मिलीमोल्स। सवाल ये आप बच्चे सुने भी हो, मैं कह रहा हूं मिलीमोल से पहले मोल्स तो निकाल लो, मोल्स निकालो, काम हो जाएगा। कह रहा है मिनी मोल्स ऑफ N2 गैस, यानी हमको सीधा सा बात है N2 गैस निकालना है। कुछ नहीं किया, KH हमको दिया हुआ किलो बार में, और देखो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दिया बार में, तो भैया पहले दोनों को एक यूनिट में कर लेते हैं। P = KH × X लगा दिया तो हम खटाक से, तो मोल फ्रैक्शन यहां से हमारा आ गया किसका, नाइट्रोजन का, 1.29 × 10⁻⁵। सोचो बेटा 0.2 0.3 तो समझ में आता है, ये 0.00001 मतलब मोल फ्रैक्शन जो नाइट्रोजन का इतना कम है, उस हिसाब से मैं ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूं ना, देखो वाटर तो हमने ले लिया कितना 1000। अब आप बात समझिएगा, वाटर जब हमने 1000 लीटर ले लिया, 1000 लीटर लेने से 1000 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये सारे बच्चों को याद रहना चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो मतलब वहां से हमारा मोलर मास जो था वो 18 है, तो 55.555 है। ये तो भैया इतना कम आ रहा है, कैसे पता चला मुझे मोल फ्रैक्शन देख के, तो मतलब मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ नीचे वाले में। ठीक है, देखिए मैंने एक फॉर्मूला भी बनाया इसको लेके, तो अब आपको ये बात पता भी चल रही होगी कि यहाँ पे नीचे नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन को हटा दिया गया, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन आपका आ गया। ये आया मोल में, मिली मोल में करना है बेटा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, काम हो गया आपका। ठीक है, एक और इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, कह रहा है इन H2S अ टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग, खूब बड़ा सा मेन हमको क्या बोला हुआ है भैया, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर इज इतना, मोलालिटी दिया हुआ है। कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालिए। पहले बच्चों मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
तो यानी मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ कितना 1000 ग्राम। मानना है, याद रखना, मानना पड़ेगा। ये पता चल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इतना है, तो ये रखा तो हमारा मोल फ्रैक्शन H2 इसका कितना आया 0.0035। सवाल ये प्रेशर हमको पता है, हाँ एटीएम जब एसटीपी बोले या तो 1 एटीएम ले लो या तो 0.987 बार। एसटीपी जब बोले तब तो वो हमको पता है, ये पता है, ये भी पता चल गया, तो क्या ये नहीं निकाल सकते? बहुत आराम से निकाल लिया हमने, तो वही किया भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है पहले से, लेकिन पास्कल में दिया हुआ है, याद रखिएगा पास्कल में गिवन है। क्वांटिटी हमको निकालना है CO2 का, यानी मास निकालना है CO2 का, सीधी सी बात। 500 ml यानी हमको क्या दिया हुआ है भैया? सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, उसका अमाउंट दिया हुआ है। व्हेन पास अंडर 2.5 ATM इतना। पहला छोटा सा सवाल, एक आपको दिया है एटीएम में, एक दिया है पास्कल में, तो बेटा सबको एक ही यूनिट में एक्सप्रेस कर दो, या तो एटीएम को पास्कल में कर दो या तो पास्कल को एटीएम। तो यहाँ पे मैंने एटीएम को पास्कल में कर दिया है, एक एटीएम में 101325 पास्कल होते हैं, कर लिया हमने। अच्छा, जब हमको ये पता है तो क्या मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते हैं? सिंपली क्या रखना, P = KH × X। P पता है हमको, KH पता है, तो मोल फ्रैक्शन नहीं निकल जाएगा, निकल गया हमारा। फिर से वही काम, 500 ml है तो हमारा मास कितना आ जाएगा? 500 ग्राम। कई बच्चे सोचेंगे कैसे? बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो वहां से आपने मोल निकाल लिए, ये फिर से नीचे वाला इग्नोर होगा, NCO2/NH2O। ठीक है, आपने वैल्यू निकाली, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। सेम पैटर्न है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर मेहनत नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है टर्म हमारा वेपर प्रेशर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बता दूं वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। वेपर प्रेशर ये कहता है कि लिक्विड या गैस, दोनों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको पता चले कि एक पहले वॉलेटाइल की मैं बात कर लूं, एक लिक्विड है, ठीक है, जो वॉलेटाइल इन नेचर। अच्छा ये बताओ, लिक्विड अगर वॉलेटाइल इन नेचर है बेटा, तो ये वेपर बनेगा। ठीक है, मान लो दीवार है, लड़के फिर नीचे आएगा, कंडेंस होगा। ठीक है, अगर रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाए, उस वक्त जो ये गैस मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वही उनका क्या कहलाते हैं? वेपर प्रेशर। तो सिंपल सा है, पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है इक्विलिब्रियम में, मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो प्योर सॉलिड का भी हो सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ लिक्विड का, सॉलिड भी वेपर बनते हैं, डायरेक्टली बन जाते हैं, या लिक्विड का, वो क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, अब टर्म्स पे आते हैं। जैसे H2 का लिक्विड है, H2 का गैस है, तो भैया ये दोनों वेपर बनाएंगे, कॉमन सी बात है। जब ये वेपर बनाएंगे, लिक्विड से वेपर में चेंज होगा, उस वक्त जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो इसका क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर। सवाल एक छोटा सा मेरा, एक सब्सटेंस है, मान लो ये A है, ये सब्सटेंस मान लो B है, मैं ये कह दूं इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इन दोनों के बीच में कम है, तो आप ये बताइए कौन पहले वेपर बनेगा? डेफिनेटली ये वाला, क्योंकि बेटा जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है ना, तो आसानी से वो उड़ सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा होगा तो पहले उड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। और दूसरा एक टर्म है, मान लो मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं पहले के केस में अगर मैं टेम्परेचर दूंगा तो क्या इनका वेपर प्रेशर बढ़ेगा? नहीं, डेफिनेटली बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिल गई, इनका वेपर प्रेशर भी क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। यहीं से एक छोटा सा टर्म भी आता है बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, आपको याद रखना है, इसलिए मैंने लिखवा भी दिया है। शायद मुझे लगता है इससे पहले भी एक और जगह कहीं मैंने लिखा है। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर लिक्विड का, ऐसा टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर किसका? लिक्विड का, किसके इक्वल हो जाए? वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी हमको सिंपली बात करना है किससे रिलेटेड? बॉइलिंग पॉइंट। तो वो टेम्परेचर जहां पर ये लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम आता है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। देखो अगर मान लो हमने बेटा पहले एक ही लिक्विड लिया, तो कोई आपसे पूछे वेपर प्रेशर क्या है, तो भैया इसी लिक्विड का ही वेपर प्रेशर है। लेकिन मैं कहा एक और लिक्विड ले लो, वो भी वोलेटाइल इन नेचर है, तो अब क्या होगा? तो खुद समझ जाओ कि भैया अब हिस्से बट गए, मतलब पहले प्योर इसी लिक्विड का ही आता था ना वेपर प्रेशर, अब नहीं आएगा। अब थोड़ा सा हिस्सा किसका होगा? सोल्यूट, थोड़ा सा हिस्सा किसका होगा? सॉल्वेंट। जब भी मैं हिस्से की बात करता हूं, आपको दिमाग में बिठा लेना, तुरंत मोल फ्रैक्शन पे आ जाना, तुरंत किस पे आ जाना? मोल फ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे ना उसी चीज को समझाने के लिए टर्म्स भी यूज किया। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉल्स लॉ।
उन्होंने कहा कि जब भैया एक से ज्यादा सोल्यूट या सॉल्वेंट ऐड हो जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन। कह रहे सर पार्शियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेटा दूसरी चीज जब ऐड जाती ना तो पूरा वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन में उसका नहीं होगा, या उस पर्टिकुलर कंटेनर में उसका नहीं होगा, दो लो का हो जाएगा। तो इसलिए पार्शियल वेपर प्रेशर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। जितना होगा भैया वो पूरा वेपर बनते जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये टर्म्स मैंने आपको पहले नहीं बताया होता, तब आप क्या समझते, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अगर एक ही होता तब, तो जैसे आप ये प्रोपोर्शनल हटाते हो ना, ये प्योर कंपोनेंट का फ्रैक्शन कर लेता है, कुछ हिस्सों में बढ़ जाता है। वो कैसे पता चलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड देख के सरफेस पे। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं डाल्टन लॉ। देखो डाल्टन लॉ ये कहता ना कि भैया आप हमको टोटल प्रेशर बताइए, तो टोटल प्रेशर का मतलब दोनों का सम, दोनों का क्या, सम। तो रॉल्ट लॉ से तो डिफर ही करता है ना भैया, हाँ दोनों का सम हम निकाल रहे हैं। तो आपको पता होगा पीए पार्शियल प्रेशर ए प्लस पार्शियल प्रेशर बी का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो सारे बच्चों को ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा, हाँ, यहां पर बेटा पीए नॉट एक्स ए है, यहां पर पीबी नॉट एक्स बी है। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे कैसे है। अब अगर आपको ये बात पता चल जाए, मैं आपको थोड़ा सा सजेशन दूंगा कि अगर वेपर प्रेशर पीबी नॉट का ज्यादा हो प्योर कंपोनेंट का पीए से, तो आप कुछ इस तरह से इक्वेशन रखिए कि भैया ये पीए नॉट का जो मोल फ्रैक्शन है वो भी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर हो जाए। तो क्या करना है, कुछ नहीं, हमको पता है ना एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होता है, 1। तो हमने क्या किया सिंपली भैया, यहाँ पर 1 रखे रहे। ए अगर निकालना है तो एक और तरीका ना 1 माइनस एक्स बी, देखिए वही आया है, यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स बी आ गया है। अगर मान लो आपको ये पता चल जाए नहीं भैया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए बी से ज्यादा है, तो उल्टा कर देना बस, मतलब इसको 1 माइनस एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना। मैंने दोनों के लिए फॉर्मूले लिख दिए। अब ये डायग्राम जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में भी। आप ये बात समझिए बेटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा टर्म कह रहा है, पहले आप समझिएगा कि अभी मोल फ्रैक्शन हमारा कितना है, ए का 1, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो उस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा, तो क्या होता था एक्स से इंटू पी ए नॉट, तो ये 1 हो गया। तो भैया पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा, प्योर कंपोनेंट के बराबर। तो चलो हम ये प्योर कंपोनेंट यहाँ पे बना देते हैं। मैंने कहा एक्स से 0 हो गया, यहाँ पे जाके मान लो एक्स से 0 हो गया, तो उस वक्त क्या होगा पार्शियल वेपर प्रेशर, तो 0 हो जाएगा। तो हमने इसको यहाँ से ग्राफ से जोड़ दिया। अब सेम अगर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट 1 है, तो यानी बी वाला भी जुड़ा ही नहीं होगा, वो कितना होगा 0। ठीक है, वो कितना होगा, बात समझिएगा, वो कितना होगा 0। देखिए यहाँ पे लिखा भी मैंने, तो यहां तक जाते जाते कितना हो जाएगा 1। अब आप समझिएगा अगर ये 0 है तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना, अगर 0 है तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी 0 रहेगा। लेकिन अगर मान लो 1 हो जाए तो वो कितना आ जाएगा, प्योर कंपोनेंट के बराबर। अब छोटे से टर्म्स को लेके समझना है कि भैया हम पी टोटल भी देख लेते हैं ना। अगर मान लो एक्स से 1 ले रहे हैं, मेरी बात समझिएगा, अगर हम एक्स से 1 ले रहे हैं, यहाँ पे मान लो हमने 1 रख दिया, तो ये पीबी नॉट कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास पी ए नॉट। यानी जब एक्स से 1 लेंगे तो हमारा पी टोटल क्या होगा, पी ए नॉट। और अगर एक्स बी, मेरी बात समझिएगा, अगर हम एक्स बी कितना ले लें, ये तो पी ए नॉट कैसे समझ में आ गया, अगर हम एक्स बी 1 ले लें, यानी इस वाली इक्वेशन को उठाइएगा, ये 1 ले ले तो पी ए नॉट से पी ए नॉट कट गया, यानी क्या आएगा पी बी नॉट। तो मतलब जैसे जैसे आप चेंजेस करोगे ए का बी में मिलाते मिलाते, तो वो पी टोटल भी क्या होता जाएगा, चेंज। यही हमारा क्या है पी टोटल सोल्यूशन, यही हमारा क्या है पी टोटल सोल्यूशन। अब देखो बच्चों कुछ न्यूमेरिकल भी है, मैं चाहूंगा कि आप वो न्यूमेरिकल पढ़ो, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मोल फ्रैक्शन जो एक्स और एक्स बी था वो लिक्विड का था। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक छोटा सा और टर्म ले लूं कि नहीं भैया मुझे गैसेस का बताइए, तो मान लो वाई ए और वाई बी में मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए और बी वेपर फेज में, यानी ये कंटेनर में वेपर फेज में जितने बने होंगे, आपसे कोई ये बोले कि अब इसका पार्शियल वेपर प्रेशर बताइए, तो कुछ नहीं करना है बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर ए जो आप नॉर्मल निकालते थे उसी तरीके से ए इज इक्वल टू पी टोटल, क्योंकि यहां पर जितने भी वेपर प्रेशर बने होंगे उसमें से एक छोटा सा हिस्सा मोल फ्रैक्शन जो आया है आप निकालेंगे, तो पार्शियल प्रेशर आपको फिर से वेपर प्रेशर आपको
पता चल जाएगा। तो ये फॉर्मूले जानते हैं कब आपको यूज करना है, जब आपसे कोई बोले कि मोल फ्रैक्शन आप बताइए हमको गैसेस स्टेट में, ठीक है, वेपर फेज में, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके आपको सॉल्व करना है, कर लेते तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने एक बार ये बच्चों को समझाया, बट फिर भी अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मुझे हेल्प करना ही पड़ेगा, तो फिर मैं हेल्प कर दूंगा। अभी के लिए हम लोग बात करते हैं रॉल्ट लॉ एज अ स्पेशल केस फॉर हेनरी लॉ। पहले सारे बच्चों से मैं एक छोटी सी बात पूछ लूं, कितने बच्चे रॉल्ट लॉ और हेनरी लॉ के फॉर्मूले याद है? उनको याद होगा, P इक्वल टू PA नॉट एक्स ए, P इक्वल टू KH इंटू एक्स। अगर मान लो इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर ये भी जो मोल फ्रैक्शन है वो वोलेटाइल होगा तभी ये नियम फॉलो हो पाएगा। यानी यही डिफरेंस भी है कि रॉल्ट लॉ सिर्फ वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए बात करता है, बट हेनरी लॉ वो बोलता है भैया बाहर से गैस सारे डिजोल्व हो पाना कि नहीं, बस इतना बताइए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो टर्म्स का खेल है ना थोड़ा सा है कि वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए सिर्फ रॉल्ट लॉ यूज होगा, लेकिन हेनरी लॉ वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल तो किसी पे भी यूज हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम जनरली किसकी बात करेंगे? वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए ही, या जो गैसेस हैं वो डिजोल्व हो जाए। अब छोटे से टर्म्स पे और आते हैं, अगर मान लो हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ये इसका मतलब जानते क्या है? जैसे मान लीजिए बेटा हमने लिया यहाँ पे लिक्विड, ये वोलेटाइल लिक्विड थी, हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं? वेपर बनते कि नहीं बनते? नहीं बनते। ये सरफेस पे आ गए, वेपर भी नहीं बनेंगे, और दूसरे के हिस्से में जब खड़े हो जाएंगे तो क्या वो वेपर वाला हिस्सा कहां जाएगा? कहीं नहीं जा पाएगा। मतलब जो प्योर कंपोनेंट लिक्विड का था, जो प्योर कंपोनेंट लिक्विड का था वेपर प्रेशर, उससे इनका क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर। आप खुद समझिए, इनका उससे इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो जहां पर प्योर कंपोनेंट से भी कम हो गया, इसीलिए टर्म भी आ गया यहाँ पे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अच्छे से इसको आप लोग समझेंगे जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट करेंगे तब। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले आप सारे बच्चे एक बात समझिए, आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल का मतलब बहुत आज्ञाकारी, ठीक है, मतलब सारी बातें मानने वाला। तो वो टर्म्स जब आप लोग यूज करेंगे, ठीक है, तो वहां पर हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सबकी बात मानने का मतलब क्या हुआ? जैसे आप छोटी सी बात समझिए कि रॉल्ट लॉ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, अगर मान लो कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जाए जो पूरे रॉल्ट लॉ को अच्छे से माने, मतलब ये फॉर्मूला भी चल जाए उस पे, ठीक है, और जो बाकी सारे नियम है वो भी चल जाए, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। यानी ऐसे सॉल्यूशन जो पूरे एंटायर रेंज तक वो फॉलो करे रॉल्ट लॉ, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। याद रखिएगा, ऐसा पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं बना जो पूरी तरीके से आइडियल है, थोड़ा मोड़ा उनमें चेंजेस देख सकते हैं आपको। अब हम आपको सिर्फ एक चीज बता रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में जितना भी लगता हो, अगर वो ए और बी के बराबर हो, तब वो रॉल्ट लॉ हो सकता है फॉलो कर दें। आप खुद समझिए, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबके बराबर है, हम ये कह रहे हैं कि भैया 10 लीटर हम अभी वाटर लिए थे और 10 लीटर हम अल्कोहल लिए थे मिलाए, ठीक है, और ये आइडियल सॉल्यूशन बना। कैसे पता चलेगा भैया? 10 और 10 20 हुआ, अगर 20 लीटर सॉल्यूशन ही बने तब क्या हो? अगर 20 लीटर सॉल्यूशन ही बने तब। बट याद रखिएगा, वॉल्यूम एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो आप लीटर लेके मत चलिएगा, नहीं तो फेल हो जाएंगे आप हमेशा मास लेके चलिएगा कि 10 ग्राम 20 ग्राम है, तो ये भी अगर 20 ग्राम हो गया तब। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये टर्म कहीं यूज नहीं किया हुआ है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि भैया जो मिक्सिंग करेंगे, चाहे वॉल्यूम चाहे एंथैल्पी, उनमें अगर कोई भी चेंज ना है, अगर चेंज आ जाए तो आइडियल कहां है? ठीक है, अगर कोई भी चेंज ना है तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। अब एग्जांपल्स जरूर रट्टा मार रही है, बहुत काम आने वाला है। हेक्सेन और एनहेप्टेन लगभग सेम होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन इनके लगभग काम कर जाते हैं, ठीक है। बेंजीन, टाउलिन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, तो मतलब लगभग ये क्या होते हैं? आइडियल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अब हम लोग बात करेंगे नॉन आइडियल। नॉन आइडियल का सीधा सा मतलब जो बोला आइडियल में उसका जस्ट उल्टा, कुछ ना माने तो वो क्या होगा? नॉन आइडियल। मतलब रॉल्ट लॉ का एक भी नियम ना माने तो वो क्या होगा? नॉन आइडियल। कुछ एग्जांपल्स जैसे H2 और इथेनॉल, ये नॉन आइडियल है। H2CH3COOH ये भी नॉन आइडियल है। CHCl3 और CCl4 मतलब क्लोरोफॉर्म ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल का सीधा सा मतलब समझिए, जैसे मान लिया आप ये ग्राफ बनाए थे, अगर
ऐसा ग्राफ ना बन के कुछ ऊपर चला जाए या तो नीचे हो जाए कर्व, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल। अगर कर्व ना जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ऊपर जा रहा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अगर कर्व ऊपर जा रहा है तो आप उसको बोलेंगे पॉजिटिव, अगर कर्व नीचे जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन, अच्छा आप सोचो जैसे वेपर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इतना आएगा, इससे ऊपर बढ़ गया, कैसे बढ़ा होगा, कैसे बढ़ा होगा आप खुद सोचिए। वो तभी बढ़ सकता है जब भैया इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों के बीच में क्या हो, कमजोर हो। अगर कमजोर होगा तो ज्यादा वेपर बना लेगा, अगर स्ट्रांग हो तब कहां बना पाएगा, वेपर बना ही ना पाएगा। मतलब पॉजिटिव डेविएशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना ए बी का, वो ए और बी से भी क्या होता है, वीक होता है, इसीलिए ए बी ज्यादा तेजी से वेपर क्या होता है, बनाने लगता है। वेपर प्रेशर जो होता है टोटल, वो भी पी और पीबी का जोड़ के भी ज्यादा ही आता है उनसे, थ्योरेटिकल जो आप जोड़ते हो उससे ज्यादा ही आएगा। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग की भी वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग की वैल्यू भी पॉजिटिव में आएगी। अब अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो बस एक चीज समझो कि भैया सॉल्यूट सॉल्यूट में इंट्रैक्शन ज्यादा था, ठीक है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट में भी इंट्रैक्शन था, लेकिन जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट बना, मतलब सॉल्यूशन बना, तो उनके बीच में इंट्रैक्शन थोड़ा वीक हो गया। अब एक मॉलिक्यूल के लिए ज्यादा स्पेस लग रहा है तो भैया स्पेस जब बढ़ते चला जाएगा तो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, कॉमन सी बात है बेटा, बढ़ेगा वो स्पेस। जब आप खुद सोचो स्पेस आप बढ़ा दे रहे हो, कह रहे हो नहीं एक इंसान इतना जगह लेगा, पहले इतना ही काम चल जा रहा था अब इतना लेगा, तो आप खुद सोचो स्पेस बढ़ा रहे तो उसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना। नेगेटिव डेविएशन में जो मैंने ना पॉजिटिव डेविएशन के लिए बोला बेटा, उसका जस्ट उल्टा किस्म होता है नेगेटिव डेविएशन। अब एक टर्म आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे पहले जो एग्जांपल्स थे इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन अब एक टर्म आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बच्चे सवाल भी करेंगे कैसा इंपॉर्टेंट टर्म, तो याद रखिएगा एजियोट्रॉप्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, एग्जाम में बोर्ड में इससे रिलेटेड हर साल सवाल पूछता है, ठीक है। होता क्या है एजियोट्रॉप्स, जैसे हम जनरली एक बात जानते हैं कि जैसे मान लो एक हम इसमें अल्कोहल मिला दें, वाटर मिला दें, तो उनको सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सर कई बच्चे सोचेंगे सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, तो आपको पता होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो 80 है, इसका 100 है, आप हीट करोगे ना तो पहले 80 वाला निकल जाएगा वेपर फॉर्म में, उसको कहीं ठंडा करके इकट्ठा करेंगे, इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वाटर का तो 100 है तो पहले वेपर नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर ये किसी रीजन से ना हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इनका ना हो, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉप्स। अब एजियोट्रॉप्स बनेगा कैसे, कंडीशन याद रखिएगा, अगर मोल फ्रैक्शन उनका लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट यानी वेपर फेज में दोनों मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट का क्या हो जाए, बराबर, आप कभी जिंदगी में उसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। यानी इनके लिए कंपोजिशन इनका क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अगर कंपोजिशन फिक्स है तब आप कर ले जाओगे। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से कोई कंपोजिशन नहीं, एक कोई ऐसा कंपोजिशन होता होगा जहां पर आप इनको चाह कर भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका छोटा सा एग्जांपल हम लोग पीछे जाते हैं, लेते हैं, जैसे एक मिनट, ये एग्जांपल नहीं, एग्जांपल यहाँ पे नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एजियोट्रॉप्स दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन वाला, एक होता है नेगेटिव डेविएशन वाला। ये याद है, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन आइडियल में था, नहीं सॉरी नॉन आइडियल में था। तो हमको ये पता करना है कि भैया कहाँ पे एजियोट्रॉप बनेगा। तो अगर 95% एल्कोहल, 5% बस खाली वाटर का सोल्यूशन आप बनाओ तो वहां पे वो एजियोट्रॉप्स हो जाएंगे। मतलब आप उनको फ्रैक्शनली अलग भी नहीं कर पाओगे, डिस्टिलेशन उनका नहीं कर पाओगे, पानी और एल्कोहल दोनों एक साथ वेपर बनेगा, ठीक है, मतलब आप इनको अलग नहीं कर पाओगे। तो ये होता कैसे पहले आप समझो। अच्छा सारे बच्चे एक बार ग्राफ इसको देखिएगा, ग्राफ में क्या होता है, जनरली अगर मान लो 95% है ही, हमने कहा भैया इस मैक्सिमम ऐसे तो क्या बनता था ना, यहाँ पर मैक्सिमम वेपर बन रहा है, यहाँ पर क्या बना है, मैक्सिमम वेपर बन रहा है। अगर सोचो कोई ऐसा पॉइंट जहां पे मैक्सिमम वेपर बन रहा हो, मैं आपसे खुद सवाल कर रहा हूं, ये पूरा ग्राफ समझने की जरूरत ही नहीं है, मैं कह रहा हूं कोई ऐसा पॉइंट जहां पे मैक्सिमम वेपर बन रहा हो, वहां पर उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, सबसे कम। यही वो ग्राफ के थ्रू समझाना भी चाह रहा है कि जहां पे मैक्सिमम वेपर का फॉर्मेशन होगा, बेटा आप खुद सोच कर एक बार देखिए, जहां पर मैक्सिमम वेपर, मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा वेपर बन रहे हैं, तो भैया अगर उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी तो ज्यादा वेपर बन रहे होंगे। अगर मान लो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है कि नहीं अभी वेपर बनेगा ही नहीं,
और बॉयल कीजिए। तो और बॉयल कीजिए का मतलब ही है कि भैया उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा, वेपर प्रेशर बहुत कम बन रहा है, खूब हीट करो तब जाके वो वेपर बनाएगा। और आप अभी थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे रखो, तुम आपको पता चले वेपर बन गया है, यानी उसकी बॉइलिंग पॉइंट उससे भी कम है, रूम टेम्परेचर से भी कम है। तो यही वहां पे मैंने समझाने की कोशिश की विद ग्राफ भी, कि ये मैक्सिमम जो वेपर प्रेशर जहां बन रहा है ना, वहां पे उसकी बॉइलिंग पॉइंट इवन ये सोल्यूट और सॉल्वेंट से भी क्या हो जाती है, कम। इसी को हम लोग बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मतलब पॉजिटिव डेविएशन वाला क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, लेकिन नेगेटिव वाला क्या होगा, मैक्सिमम। अब ये बात आप समझिएगा, नेगेटिव डेविएशन में भैया ऐसे नीचे जाता कर, ये एकदम सबसे लोवेस्ट पॉइंट जहां पे वेपर ना के बराबर या बहुत कम बन रहा है। अब आप खुद सोचिए, जहां पे वेपर सबसे कम बन रहा होगा, आप वहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर देने की कोशिश करोगे ना कि भैया वो वेपर और बनाए, तो वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर ही उसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एक शब्द में मैंने बता दिया, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से उसको लंबा चौड़ा बताते हैं, मैंने आपको छोटे से हिंट में बता दिया, हो सकता है आपको हेल्प भी करे बहुत ज्यादा। फिर एक टर्म आता है, देखिए अब यहां से ना थोड़े थोड़े पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बस ये बोलता है कि भैया अगर किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज सिर्फ नंबर ऑफ किस पे, सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करे, ना कि उसके नेचर कि भैया सॉल्यूशन में कैसे मिला है उस पर ना डिपेंड करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। याद रखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट उसके मोलर मास की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है भैया, कई लोग पूछ लेते हैं कि बताओ कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा कितने बच्चों ने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहले देख लिया था, याद कीजिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में ऐड करा था, वेपर प्रेशर थोड़ा कम हो गया था। यही टर्म हमको याद रखना है कि भैया हमने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, पहले तो देखो वेपर प्रेशर खूब बन रहा है, लिक्विड है जब प्योर सॉल्वेंट, जैसे ही ऐड किया ना कुछ हिस्से, देखो ये कुछ हिस्से क्या हो गए, खा गए, कुछ हिस्से ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या हो गए, खा गए, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर पहले से क्या हो गया, कम। अब मैं आपको इसको एकदम छोटे से टर्म में समझाना चाहता हूं। जैसे मान लो पी सॉल्यूशन यहाँ नीचे दिख रहा होगा सारे बच्चों को, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। हम तो ये लिख सकते हैं ना साफ साफ, अरे यार हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, वेपर प्रेशर, लेकिन पार्शियल होगा, याद रखना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो इस P1 की जगह पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू यहाँ पे मान ली लिखा हुआ P1, इस P1 की जगह हम लिख सकते हैं P1 नॉट इंटू x1, है ना। अब मेरी बात आप सारे बच्चे समझिएगा, ये P1 नॉट x1 तो सॉल्वेंट है। अभी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा भैया सॉल्यूट पे डिपेंड करे, तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या P1 नॉट इनटू, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ इसको यहाँ पे हैंडराइटिंग अच्छी करके, ये होता है P सॉल्यूशन, जहां एस लिखूंगा P सॉल्यूशन है P1 नॉट x1, इतना तो समझ में आ गया। अब मैं P सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, P1 नॉट इंटू 1 माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये x2 लिख दिया। अब आप सारे बच्चे एक बात समझिएगा, ये हो गया P1 नॉट माइनस P1 नॉट एक्स बी इक्वल टू P सॉल्यूशन। इसको मैं इधर ले आता हूं इस तरफ, इसको इधर भेज देता हूं, तो आप एक बात समझिएगा, अगर मैं इसको इधर भेज दिया तो हो गया P1 नॉट एक्स बी यानी सॉल्यूट इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस PS। इतने टर्म को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेकिन अगर XB इज इक्वल टू क्या हो जाए यहाँ पे P1 नॉट माइनस P अपॉन, ये P सॉल्यूशन है, अपॉन क्या P1 नॉट, ये तो रिलेट कर दिया गया ना वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए पूरा अच्छे से टर्म भी मैंने समझाया था, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब ये कैसे मोल फ्रैक्शन निकलेगा ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला, आप सारे बच्चे जानते हो, कोशिश कीजिएगा। बस एक चीज याद रखना, अगर डाइल्यूशन बहुत ज्यादा होगा बेटा तो यहां नीचे में आप N2 को क्या कर दोगे, इग्नोर। मुझे ऐसा लगता है मैंने जल्दी में कुछ गलत लिख दिया ना यहाँ पे। N2 को मैं क्या मान रहा था, देखिए अगर N2 हमारा सोल्यूट है तो याद रखिए थोड़ा सा उल्टा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। N2 अगर सोल्यूट है, अगर डाइल्यूशन होगा तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होगी, ये थोड़ा गलत लिख गया है,
N1 इज ग्रेटर 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 देन N2 होगा। ठीक है, तो हम N2 को क्या कर देंगे, यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी में हो सकता है बच्चों को गलत लिखा गया हो। ठीक है, तो ये चीज आप शायद समझ गए हैं। फॉर्मूला अब आप बनाओगे, मैं कुछ नहीं बताने वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, सारे बच्चे खुद से ट्राई करेंगे। कह रहा है एक सॉल्यूशन है जो 10 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट दे दिया है, 200 ग्राम सॉल्वेंट दे दिया है, उसका वेपर प्रेशर भी दे दिया है, लेकिन किसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। किसका वेपर प्रेशर आपको दिया है, सॉल्यूशन का। कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर प्योर वाटर का आपको दे दिया वेपर प्रेशर, तो सब कुछ तो गिवन है बच्चों, ये गिवन है आपको सॉल्यूशन का। आपको फिर क्या गिवन है बेटा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का गिवन है, मास भी गिवन है, सॉल्वेंट भी गिवन है। पहले तो नंबर ऑफ मोल निकाल के सॉल्व कर लीजिए, आराम से सॉल्व हो सकता है। मैं आप सभी बच्चों को बोलूंगा बेटा ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है 23 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर प्योर का दे दिया है और एक्वस सॉल्यूशन का भी दे दिया है। कैलकुलेट द मोलैलिटी। पहले मैं आपको छोटा सा सजेशन दे दूं बेटा, मोलैलिटी के लिए आप डायरेक्टली मान लिया करो कि भैया मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 1 kg, ये मान के चलना है तभी आप निकाल पाओगे। सोचो आपने मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, आपको सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या निकालना है, सोल्यूट। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो हमें कुछ नहीं करना है बेटा, मोल फ्रैक्शन वाले वहां फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। पहले मोल फ्रैक्शन से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल लीजिए। वो कैसे निकलेगा, सीधा सा फॉर्मूला है P1 नॉट माइनस P सोल्यूशन अपॉन P1 नॉट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट जब निकल जाएगा, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ, आप क्या करेंगे आप समझिए, यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, ये यूरिया दिया हुआ है, ठीक है। अब यूरिया अगर आपको दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ आप क्या निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट तो निकाल ही सकते हैं ना, 1000 अपॉन 18 मानना पड़ेगा, निकल गया। देखिए वही टर्म यहाँ पे किया हुआ है। सारी चीज जो मैंने बोली ना अभी आपको, वो सब चीजें दी हुई है। आप चाहें तो यहां से नंबर ऑफ मोल देखिए आपने निकाला, जैसे ही आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पता चल गया बेटा, आपका आधा से ज्यादा काम हो गया, क्योंकि मोलैलिटी के लिए सिर्फ आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट का इंतजार करना था, मास ऑफ सोल्यूट तो आप कब का निकाल चुके थे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, फिर आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से पहले सारे बच्चों को डेफिनेशन पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट इससे पहले भी सुने हो, याद करो, ऐसा टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लो यहीं पे है, ठीक है, तो ये मान लो अभी वेपर प्रेशर हमारा इतना है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अगर यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जैसे से हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बात समझिएगा, टेम्परेचर में बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर इनका बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे और वेपर प्रेशर, जैसे यहाँ पहुंच गया उस टेम्परेचर को नोट कीजिए, वो उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब एक छोटी सी बात हमको समझनी है कि भैया मान लो सॉल्वेंट था, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर कुछ भी होगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट हमने नोट कर लिया, हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। सोचिए बेटा जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे, आप सभी बच्चों को पता है उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा घट जाएगा, यहां तक पहुंच गया, और वेपर प्रेशर लाना कहां तक है, यहां तक, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अभी मैंने लाइन बनाया। तो जब यहां तक हो गया टेम्परेचर, आप फिर से बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, फिर बढ़ाओगे टेम्परेचर, तो मतलब टेम्परेचर और बढ़ाओ यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। यही टर्म आपको समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, तब जाके वो वहां बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तक पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सॉल्वेंट इजिली वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के पास पहुंच जाएगा, लेकिन जैसे आप सोल्यूट ऐड करोगे थोड़ा कम हो जाता है, तो ऊपर तक पहुंचने के लिए आपको और ज्यादा टेम्परेचर देनी पड़ेगी। यही रीजन है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बस ये कहता है कि भैया सॉल्यूशन से, किससे, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का जो भी डिफरेंस आए उसी को हम क्या कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे एक मैंने ग्राफ बनाई नहीं क्या इसमें, अच्छा नहीं ग्राफ बनाया, नीचे देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये यहाँ पे जो डेल टीबी लिखा हुआ है ना, यही हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आपको समझ में अगर आ गई हैं तो बहुत अच्छा है। अब आप एक चीज समझिए, मैं आपसे खुद बोल रहा हूँ, जैसे मान लिया आपने मास ऑफ सॉल्वेंट ले लिया कितना, 1 kg, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐड कर रहे हैं,
तो जितना आप ऐड करेंगे, आप खुद समझदार हो, जितना आप ऐड करेंगे उतनी ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। तो यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है? मोलालिटी की। अब जैसे आप प्रोपोर्शनल हटाओगे वहां पे केबी लग जाता है। केबी को हम लोग बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी है। यहाँ पे सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया है। एम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, टीबी हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। ऐसे वन बाय वन सब चीजें मैंने मेंशन कर दी। अब बात आती है क्वेश्चन की। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं आपको क्वेश्चन नहीं बताने वाला, अब आप खुद से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट दे दिया। पहले ही समझिएगा क्या दे दिया आपको, मास ऑफ सोल्यूट आपको पहले से गिवन कर दिया है। तो अगर मास ऑफ सोल्यूट आपको दे दिया है, ओ भाई साहब मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया है, यानी मोलालिटी तक तो आप पहुंच जाओ क्योंकि मोलर मास है। अब उसके बाद क्या है, कह रहा है आपसे, कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल। देखो वाटर में जब डिसॉल्व होगा, तो अगर आपको नहीं भी गिवन ना तो याद रखिएगा वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होती है 373.15 केल्विन। हम पूरी कोशिश करते हैं कि केल्विन में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि केबी हुआ या केएफ वो हमेशा आपको इसी फॉर्मेट में केल्विन में ही दिया रहता है। तो बेटा डेल टीबी का फॉर्मूला लगाइए, केबी आपको पता है, एम आप निकाल सकते हैं, रखिए वहां पे वैल्यू। डेल टीबी में भी आपको सॉल्वेंट का पता ही है, सिर्फ आपको किसका निकालना है, सोल्यूशन का ही तो निकालना है। तो चलिए मैं दिखा दे रहा हूं सॉल्व कैसे हुआ, लेकिन ट्राई आपको करना है। देखिए निकला, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रख दिया है आराम से, बहुत चालाकी से रखा है, कुछ नहीं, सॉल्यूशन यही रहेगा, सॉल्वेंट उधर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल इन वाटर वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। पहली चीज ग्लिसरॉल यहाँ पे क्या है, सोल्यूट, ठीक है, और वाटर हमारा क्या, सॉल्वेंट। कह रहा है दिस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट आपको दे दी है, कह रहा है मास ऑफ ग्लिसरॉल निकालना है। पहली चीज सॉल्यूशन का दिया हुआ कोई बात नहीं बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भैया सोल्यूट का कितना होगा, सोल्यूट कह रहा हूं, सॉल्वेंट का कितना होगा, तो वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। उसको केल्विन में पहले चेंज कर लीजिए, फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए, निकाल सकते हैं बेटा, कुछ नहीं करना है। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है, मेरी बात समझिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है, ठीक है। आपको डेल टीबी आप निकाल लेंगे, केबी की वैल्यू आपको दी हुई है पहले से, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें पहले से गिवन है, मोलारिटी में सिर्फ आपको मोलर मास के अलावा मोलर मास भी आपको पता चल जाएगा, सिर्फ आपको क्या निकालना है वहां पे बेटा, सिर्फ आपको मास निकालना है, बाकी सब आप सॉल्व करिए। तो देखिए वही टर्म भी यहाँ पे किया हुआ, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं वो नहीं है, यहाँ पे पूरा उसी तरीके से सॉल्व भी किया है, ठीक है। ये बातें समझ गए। अब नेक्स्ट हमारा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मैं पहले बता दूं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में, पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या था। फ्रीजिंग पॉइंट ये बोलता है कि अगर देखो ये मान लो वेपर प्रेशर है सॉलिड का, सॉलिड, अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड वेपर प्रेशर ऑफ कोई सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के बराबर हो जाए, जिस टेम्परेचर पे वो बराबर होगा वो उसका कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। मेरी बात समझिएगा, अगर आपको मैं छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लो एक कर्व बना हुआ है, हमको पता है कोई भी फ्रोजन सॉलिड है, सॉल्वेंट था, मान लो इस टेम्परेचर में मिला, मैंने इसी सॉल्वेंट में ना क्या किया बेटा, सॉल्यूशन बनाने की कोशिश की, यानी सॉल्यूट ऐड किया। तो अगर मान लो इसका वेपर प्रेशर ये है, तो उसी सेम टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर तो ये हो जाएगा, घटेगा कि नहीं घटेगा सॉल्यूट ऐड करने से। तो अब देखिए कहां मिलेगा, कुछ यहां पे जाके, तो यानी इसकी सॉल्यूशन की जो बॉइलिंग सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट से भी क्या है, कम, बट इनके बीच का गैप जो है वो क्या कहलाएगा, इनके बीच का जो गैप है वो क्या कहलाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों डिप्रेशन, क्योंकि भैया सॉल्वेंट से भी कम फ्रीजिंग पॉइंट हो गई किसकी, सॉल्यूशन की, ठीक है। तो अब सेम चीज जैसे उसमें था, यहां पर भी बेटा याद रखिएगा, ये भी किस पे डिपेंड करेगा, मोलालिटी पे। अब यहाँ केबी की जगह बस खाली क्या लिखा जाएगा, केएफ, जैसे वो एलिवेशन कांस्टेंट था, ये क्या होगा, डिप्रेशन, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। हम लोग आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला हो गया, सारी चीज जैसे केबी निकालते रहे, बस यहाँ टीएफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट रख दीजिएगा, सारा चीज बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक और चीज कह रहा हूं बेटा, देखिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर तो सभी को पता है, ये जो गैप है ये भी सबको पता चल गया, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ तो कैसे करेंगे, सीधी सी बात है। देखिए इसमें भी केल्विन को ही प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि केएफ आपको जब भी दिखेगा बेटा वो केल्विन के यूनिट में दिखेगा। तो जो भी टेम्परेचर है प्लीज आप उसको पहले केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, देन सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन आपके पास है, सॉल्व आपको करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, सोल्यूट दे दिया, मोलर मास उसका दे दिया, सॉल्वेंट दे दिया, बताओ क्या चाहिए बच्चों, केएफ दे दिया, ये दे दिया, वो दिया, सब तो दिया है,
फ्रीजिंग पॉइंट आपको वाटर का याद होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। तो ये जरूर याद रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप ये भी भूल जाएं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे मुझे लगता नहीं है कि मुझे सारी चीजें आपको बताने की जरूरत है, आप क्वेश्चन बस खाली पढ़िए और ट्राई कीजिए। कह रहा मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, दिया हुआ है, अच्छी बात है, मास ऑफ कंपाउंड सॉरी निकालना है, मोलर मास उस कंपाउंड का दिया है और बेंजीन में डिसॉल्व हो रहा है। सोचो बेंजीन में बेटा वो डिसॉल्व हो रहा है, क्या ही चाहिए आपको, आपको सॉल्वेंट पता चल गया कौन है, सोल्यूट, बस आपको मास नहीं पता, बाकी सब पता है, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पहले से दे दिया है, तो आप निकाल नहीं सकते हो, बहुत आराम से निकल जाएगा होशियार बच्चों, ट्राई करो बस। फिर आता है हमारा ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत लंबी हो रहा है आज का, बट क्या करो, मिशन बना ही लिया तो आज खत्म ही करते। तो देखो पहले ऑस्मोसिस समझते हैं। जैसे मान लो ये कंटेनर है, यहाँ बीच में हमने लगा दिया एसपीएम। एसपीएम सारे बच्चे जानते हो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, फिल्टर पेपर से बहुत छोटी पोर्स होती है, जिसमें पॉसिबिलिटीज क्या होती है भैया, ये मान लो अगर सिर्फ प्योर वाटर है और ये है सॉल्यूशन, तो प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ मूव हो सकता है, बट सॉल्यूशन से प्योर वाटर की तरफ मूवमेंट नहीं हो सकता है। तो जिस भी प्रोसेस से प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। या आप ये भी बोल सकते हो कि लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन किसका भैया, कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूशन के भी आप पे देखोगे तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जब भी मूवमेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस का देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम भी इसलिए बनाया हुआ है कि दोनों पे मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लेकिन अगर मान लो इधर से पूरे वाटर जा रहे थे, सॉरी इधर से पूरे वाटर जा रहे थे, मैंने क्या किया, यहां से प्रेशर थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया, पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, तो हो सकता है कुछ कम वाटर मॉलिक्यूल और बढ़ा दिए तो वाटर मॉलिक्यूल आएंगे ही नहीं। तो जिस भी स्टेज से, जिस भी प्रेशर से, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने से जब आपका क्या हो कि सॉल्वेंट का फ्लो, मतलब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ रुक जाए, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला भी है, पाई इज इक्वल टू व्हाट, CRT। बस याद क्या रखना है कि PV इज इक्वल टू NRT या P इज इक्वल टू CRT की जगह आप बेटा पाई क्यों लिखे हो, क्योंकि हमने ऑस्मोसिस को रोका है। ठीक है, अब अगर मान लो बेटा, ये तो क्वेश्चन की बात होगी, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मैं फिर बोल रहा हूं, टर्म्स दिए हुए हैं, चलो बता ही देते हैं थोड़ा सा। देखो 8.95 मिलीग्राम आपको दिया हुआ है सोल्यूट, ठीक है, और ये बोल रहा है कि वो 35 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट में मास गिवन है आपको, पहले तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिए, मोलर मास आपको निकालना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है आप उसका मोलर मास निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट में मास ऑफ सोल्यूट आपको पता है, आपको वॉल्यूम भी पता है उसका, गैस कांस्टेंट 0.082 होती है वैल्यू, बोर्ड में दिया रहता है हमेशा, ठीक है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में केल्विन में चेंज कर दिया, तो क्या मोलर मास नहीं निकाल सकते उसका, जब सब कुछ गिवन है, बहुत आराम से बिना कुछ सोचे हम निकाल सकते हैं उसको। अब याद रखिए ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे ना सॉल्यूशन को कुछ हिस्सों में बांट दिया गया, एक था हमारा आइसोटोनिक, एक था हाइपरटोनिक, एक था हाइपोटोनिक, ठीक है, ये हाइपोटोनिक है, ये हाइपरटोनिक है। अच्छे से पढ़िएगा बेटा, यहाँ पे टर्म्स लिखा हुआ है, दो सॉल्यूशन जिनके सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक। लेकिन दो ही ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हमको पता चले कि एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है दूसरे से, तो इस वाले को हम लोग बोलेंगे क्या, हाइपो, इस वाले को हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक, जिसका ज्यादा होगा उसको बोलेंगे हम लोग हाइपरटोनिक। ठीक है, तो इतनी बातें सारे बच्चों को समझ में आ गई, वेरी गुड, बहुत चालाक बच्चों। अब एक छोटा सा ज्ञान है, ये जो लिखा हुआ है ना पूरा, मैं इसको अपने तरीके से समझाना चाहता हूं। जैसे मान लो एक अंडा है, क्या बेटा, एक अंडा है, अच्छा उसको हम ना पानी के अंदर रख दिए, तो पहले ये बताओ पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब सिर्फ सॉल्यूशन भी यहाँ पे पूछ रहा हूँ, या अंदर प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा है? डेफिनेटली बेटा प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, लोअर टू हायर मूव करता है। सोचो इसमें अंदर पानी ज्यादा आने लगे, पानी अगर अंदर ज्यादा, ये तभी होगा जब वो ऊपर वाला शेल हटा दोगे तब, पानी अगर ज्यादा अंदर आने तो ये क्या होगा, स्वेल होगा। लेकिन अगर मान लो उल्टा कर दूं, मैं यहां पर अंडा रखा हूं लेकिन यहां पे नमक का सॉल्यूशन रख दिया, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन इस अंडे से भी ज्यादा है,
तो अब कहां से फ्लो होगा ऑस्मोसिस? यहां से अंदर नीचे की तरफ, तो अंडा तो धीरे धीरे भैया सिकुड़ जाएगा। यही टर्म यहां पे समझाने की कोशिश किया है, किससे रिलेटेड? ब्लड सेल से रिलेटेड। जैसे ब्लड सेल में जनरली ना जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है वो 0.9% हमारे बॉडी में खुद सॉल्ट सोल्यूशन होता है। अगर उतना ही फ्लूइड बॉडी के अंदर भी जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इंजेक्शन आप दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सोचो, अगर मान लो NaCl का जो सोल्यूशन है हमारे शरीर में जितना भी है, अगर उससे ज्यादा हमको बाहर से कहीं से मिलने लगे, मेरी बात समझिएगा, उससे ज्यादा अगर हमको बाहर से मिलने लगे तब क्या होगा, और उससे कम मिलने लगे तब क्या होगा? मेरी बात समझिएगा। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि बेटा ये हमारा नर्व्स है और हमारे नर्व्स के सेल में 0.9 से अगर मान लो ज्यादा हो गया और यहाँ पे 0.9 ही है, तब तो ये सिकुड़ेगा। लेकिन उल्टा कर दूं, ये 0.9 है और यहाँ 0.9 से ज्यादा है, तब ये तो स्वेल होगा। यही टर्म यहाँ पे ना अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप परेशान मत होइएगा, सिर्फ मुद्दों को समझिएगा। यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर सेल को मान लो हम ऐसे सॉल्यूशन में मिला दें जहां पे 0.9% सॉल्यूशन से ज्यादा NaCl है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप खुद बताइए क्या होगा? वो श्रिंक होने लगेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन फ्लो होने लगेगा। जस्ट उल्टा भी यहां पे दिया हुआ है, आप दोनों टर्म्स चाहें तो समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल तो मुझे अब लग रहा है बच्चों मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा सर बिल्कुल घूम रहा है, बट फिर भी कोशिश करता हूं क्वेश्चन समझा तो दूं एटलीस्ट आपको। ये कह रहा है 5% सोल्यूशन है केन शुगर का। चलो, यानी हम मान लेते हैं लेट 100% बी व्हाट सोल्यूशन, तो 5 ग्राम हो गया ये केन शुगर। मोलर मास उसका दे दिया है, कह रहा है वो आइसोटोनिक है। देखो आइसोटोनिक जब भी होगा तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर पहली बात क्या होगा? सेम। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने का मतलब ये नहीं कि R और T मतलब डिफरेंट हो जाएगा, ये भी सेम ही होते हैं। तो अगर ये सेम है तो सिर्फ कंसंट्रेशन ही यानी बदल रहा है, सिर्फ कंसंट्रेशन ही क्या हो रहा है? बदल रहा है, तभी तो ये टर्म आ रहे हैं। तो अगर सिर्फ कंसंट्रेशन बदल रहा है तो हम सिंपली लिख सकते हैं ना C1 = C2। इसमें वॉल्यूम भी हमारा क्या बच्चों? सेम, यानी सिर्फ क्या बदल रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहां से हमने पूरी कोशिश की इसको निकालने की। अब एक छोटी सी बात और, जैसे मान लो यहाँ पे था ना SPM, याद कीजिए, यहाँ प्योर वाटर था, यहाँ सोल्यूशन था। मैं कह रहा हूँ भैया यहाँ पे खूब प्रेशर लगा दिया, इतना प्रेशर, ऑस्मोसिस रुक भी गया, उसके बाद भी प्रेशर लगा, तब क्या होगा? यहाँ से ना वाटर, क्योंकि सॉल्ट तो निकल नहीं सकता, तो वाटर यहाँ से यहाँ आएगा। ये क्या हो गया? रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस का जस्ट उल्टा हो रहा है, सोल्यूशन से कुछ भी चीज आ रही है, हायर टू लोअर जा रहा है। ये टर्म क्यों मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि ये हमें ना घरों में बहुत दिखता है। कई लोगों ने सुना होगा RO है क्या आपके यहाँ? यहाँ RO का मतलब क्या भैया? रिवर्स ऑस्मोसिस वाला कोई कंटेनर, जिससे गंदा पानी जो आ रहा है वो साफ होकर हमको मिल जाए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अब एक टर्म आता है बच्चों, एबनॉर्मल मोलर मास। पहले मैं बता दूं एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या होता है। जैसे मैं बोलूं नॉर्मल मोलर मास, तो मतलब जितना सोचा था उतना ही होगा। एबनॉर्मल का मतलब जो सोच रहे वो ना हो। तो ऐसा कब हो सकता है? पहले आप ये बात समझिएगा, ऐसा कब हो सकता है? जब मान लो एक सॉल्यूशन बना और उसके अंदर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। अब बात समझिएगा, डिसोसिएशन का मतलब कंपाउंड टूट जाए हिस्सों में, एसोसिएशन का मतलब कंपाउंड जुड़ जाए हिस्सों में, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो उस केस में मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कभी भी सेम नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अगर सेम ना हो, डिफरेंट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास। इसी के बाद एक टर्म है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर बस इतना बोलता था भैया कि जो भी पार्टिकल्स टूट रहे हैं आप ऑब्जर्व करो, उसका वैल्यू बताओ, और जो पहले से आपके हिसाब से होना चाहिए था उसकी वैल्यू बताओ। ये अगर रेशियो कर देते हो तो वो आपका कहलाएगा वांट ऑफ फैक्टर। या तो आपको पता भी होगा कि पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, तो यानी अगर ये ऑब्जर्व्ड वाला है तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास या एबनॉर्मल मोलर मास को आप नीचे कर दो, कैलकुलेटेड यानी नॉर्मल वाले को ऊपर कर दो। तो ये भी एक तरह से क्या हो सकता है? उसकी हो सकती है वांट ऑफ फैक्टर। ये मैं क्यों निकाल रहा हूं मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अच्छा ये बताओ, आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सब आप देखे थे ना, तो वहां पे क्या था? डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। ये याद रखिएगा बेटा, ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड है
जब तक इस पूरे सॉल्यूशन में डिसोसिएशन या एसोसिएशन ना हो। अगर होने लग रहा है ना तो मेरी बात समझिएगा, सारे नियम बदल जाते हैं। सारे नियम क्या होते हैं? बदल जाते हैं। पढ़ लो बस करना। ओके, तो मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूं। तो मैं क्या कह रहा था बच्चों आपसे कि वांट ऑफ फैक्टर में मैं बात कर रहा था कि अगर मान लो आपने दो चीजें की, क्या? पार्टिकल्स के कैलकुलेशन कि भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिना डिसोसिएशन के कितने थे वो गिन लीजिए और डिसोसिएशन के बाद गिन लीजिए, तो वही रेशियो क्या कहलाता है? आपका वांट ऑफ फैक्टर। जो डिसोसिएट हुआ उसको गिनो और जो नहीं हुआ मतलब पहले डिसोसिएशन से पहले उसको गिन लो, उनका रेशियो करो, वही होता है क्या? वांट ऑफ फैक्टर। मैं पहले बता दूं, ये आई यानी वांट ऑफ फैक्टर 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। 1 के बराबर तभी होगा बेटा जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन में से कुछ भी ना हो रहा। 1 से बड़ा कब हो सकता है? मेरी बात समझिएगा, जब पार्टिकल्स ज्यादा डिसोसिएट हो जाएं। डिसोसिएट होने में पार्टिकल क्या होते हैं? ज्यादा। तो डिसोसिएशन के केस में आई ज्यादा होगा, एसोसिएशन के केस में पार्टिकल की वैल्यू क्या होगी? कम। नहीं समझ में आ रहा? बस एक चीज समझो, जैसे मान लो पार्टिकल के गिनने, नीचे तो हमको पता था एक ही पार्टिकल है, लेकिन वो पार्टिकल 2 हिस्सों में टूट गया, तो टूट गए ना, तो यानी आई की वैल्यू तो ज्यादा आएगी। मैंने कहा हम 4 पार्टिकल लेके गए थे और वो 2 ही पार्टिकल बन गया, तो जुड़ गए होंगे तभी तो कम हुआ है। तो एसोसिएशन के टाइम में आई की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है? कम। 0.5, 0.6, 0.7 कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमेशा 1 से क्या होगा? कम। अब इसको अगर आप समझना चाहते हो तो एक छोटा सा टर्म देखिए पहले सारे बच्चे, ये आपको दिख रहा है कैल्शियम क्लोराइड। तो भैया आप ये बताओ, ये क्योंकि सॉल्ट है तो टूटेगा, Ca+2 और 2Cl-। आपसे कोई पूछ ले डायरेक्टली कि इसका आई बताइए, तो देखो नीचे तो 1 था, कैल्शियम क्लोराइड तो एक ही था, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 टोटल 3 हो गए, तो यानी इसका आई वैल्यू कितनी आएगी? 3। अगर पूरा डिसोसिएट हो जा रहा है तब। नीचे एसोसिएशन भी लिखा है बेटा, उसको भी देख लीजिए, क्योंकि अगर उसको लिखा जाएगा तो शायद आपको ना दिखे। इसमें क्या हो रहा है? एसोसिएशन। तो देखो एसोसिएशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, C6H5COOH 2 मॉलिक्यूल लिया गया, यानी नीचे कितने मॉलिक्यूल लिए गए? 2, दोनों जोड़ के एक के बन गए, यानी इनका एसोसिएशन कितना आ गया? आई वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अब इसके बाद एक टर्म आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड, हमको आई की वैल्यू मान लो निकालना हो, मान लो पूरा ना डिसोसिएट हो तब, तो हम ये मान लेते हैं कि भैया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है हमारा? अल्फा। पूरा नहीं टूटा है लेकिन जितना भी टूटा है वो अल्फा है, और ये AXBY कंपोनेंट हम ले रहे हैं, तो AXBY स्टार्टिंग में n था और कोई आयन नहीं टूटा था, बाद में एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मानो टूटा, तो जितना घटेगा वो हम लिख सकते हैं ना, n-n अल्फा अगर लिखेंगे तो वही n अल्फा यहाँ पे आएगा, लेकिन क्योंकि x पार्टिकल है तो xn अल्फा yn अल्फा हमने लिख दिया यहाँ पे। अगर मान लो बेटा ये 1 ही होता दोनों तो n अल्फा n अल्फा हो जाता। अब I इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? n। नीचे की बात कर रहा हूं, ये ऑब्जर्व्ड है, ऊपर हमारा कितना था? n था, तो नीचे तो हमने लिख दिया n, रेशियो में नीचे n हमारा कितना था? n, लेकिन ऊपर हमारा कितना है? ये देखिए, ये पूरे वैल्यू को आप जोड़ लीजिए, तो हमने सिंपली लिखा, देखिए सब में n कॉमन है तो n लिखा, यहाँ पे बचा 1 - अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई। इस x प्लस वाई को आप z अगर मान लो, ठीक है, तो ये वैल्यू जब आप रखोगे तो ये एक फॉर्मूला बनेगा I के लिए, जब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसे टर्म्स दिए हो तब, मतलब पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा। अगर पूरा डिसोसिएट हो रहा तो सिंपली आयन जोड़ लो जैसे बताया था आपको, लेकिन अगर पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा बेटा तुमको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। अब एसोसिएशन हो रहा है तो बात समझिएगा, यहाँ पे एसोसिएशन के लिए भी देखिए, यहाँ पे टर्म मैंने जो लिखे हैं यहाँ पे आप अच्छे से अगर समझे तो T पे 0 कंसंट्रेशन C ले रहा है तो इस पे कितना होगा? 1 - अल्फा, और यहाँ पे n मॉलिक्यूल है तो 1/n लिख दिया इसको, ये टर्म समझने। तो वहां से ध्यान से देखिए I की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी? C 1 - अल्फा प्लस C अल्फा/n। C क्यों? क्योंकि वही सेम कंसंट्रेशन था, तो ये हमारा एक्सप्रेस हो जाएगा एक नया टर्म। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर देखा जाएगा। लेकिन अब मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं, अगर वांट ऑफ फैक्टर यानी एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा हो तो जो भी आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में फॉर्मूले पढ़े थे ना, उसमें आगे आई जरूर लगा दीजिएगा। अगर आप आगे आई नहीं लगाओगे बेटा तो याद रखिएगा फॉर्मूला बदल जाएगा। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि बेटा मैं हो चुका बिल्कुल पूरी तरीके से डेड, तो मैं चाहूंगा ये न्यूमेरिकल्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
सारे बच्चे ट्राई कीजिए, अगर आपसे हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं देखूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।